सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी जांच की गई तो यह एलिवेटेड रोड थाना साहिबाबाद क्षेत्र का मामला है। इसमें कार और महिला की पहचान कर ली गई है। इस संबंध में पुलिस की तरफ से तहरीर करके मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही चूंकि कार का नंबर ट्रेस हुआ था तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी इसमें 17,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। तो दोस्तों क्या सीखने को मिला इस वीडियो से? एक जो रील है वो 17,000 रुपये की पड़ गई, इसी के साथ में पूरे देश के अंदर में बदनामी हो गई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि दूसरों की गलतियों से सीखो। तो ये एक अवेयरनेस की वीडियो है ताकि आगे चलकर कोई आप लोग ऐसी गलती न करो और जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन में न पड़ जाओ। और सबसे बड़ी बात यार ये है, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि देश में लगभग 5 लाख के करीब एक्सीडेंट होते हैं हर साल और 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है। तो बहुत सारी ऐसी लापरवाही देखने को मिलती है सड़कों के ऊपर जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। तो बताना जरूर क्या सीखा इस वीडियो से। ये जो चालान है आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है 17,000 का जो चालान है, ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ यहाँ पर। और 22 तारीख को ये चालान जो है ये बेसिकली यहाँ पर काटा गया। तो सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, कंडीशन जो भी है, बस यहाँ पर आप लोगों को मतलब मैं एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो लगाया गया था। यहाँ पर मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ कि ये लड़की सही कर रही थी गलत कर रही थी, वो आप लोग अपने आप बता सकते हैं। बाकी क्या सिचुएशन है, जो भी हम लोग करें देश के अंदर में वो संविधान यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होना चाहिए और हमारी कंट्री में जो भी लॉ एंड ऑर्डर है यानी कि जो कानून है उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर उसके बाहर जाकर आप लोग कुछ भी करते हो तो फिर इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ सकता है। यही यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। अब माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। कोई भी उल्टा सीधा कमेंट मत करना। मैं जानता हूँ कोई SLV फैमिली मेंबर तो नहीं करेगा। कोई फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देखता है तो कई बार इस तरीके कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर बस ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए है कि हाँ चीज़ें थोड़ी सी इस तरीके से भी होती हैं, ना कि किसी भी तरीके से किसी को ठेस पहुँचाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज जो है उसी तरीके की होनी चाहिए कि लगे कि एक इंसान जो है वो एक पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है दोस्तों, आज का जो INA है वो आप लोग के आज के दिन में जान डालने वाला है। इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस 28 जनवरी का, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो ये बैलेंस सेहत आप लोग ही बनाने वाला है। बहुत ही कुछ यहाँ पर इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा, जिसके चलते आप लोग अलग अलग न्यूज़पेपर के जो भी आर्टिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसके अंदर देखने को मिलेंगे। चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस, PIB, डाउन टू अर्थ, डाउन, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर समेट कर इस पूरे एक डिस्कशन में लेकर आता हूँ। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल होगा। यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात करूंगा, समझेंगे आखिर क्या है, मजा आएगा सुनकर। यूथेनेसिया, इसके ऊपर पहले आर्टिकल डिस्कस कर चुका हूं पर कुछ नए चेंजेस अभी देखने को मिले हैं। तो 2 आर्टिकल डिस्कस करूंगा, कुछ रिवीजन भी आप लोगों का होगा, तो चीजें काफी अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसी के साथ में T+1 सेटलमेंट समझते हो क्या है? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में बता दो, मुझे पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और येलो बैंड डिजीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। परीक्षा पे चर्चा के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और इसी के साथ में काफी प्यारे क्वेश्चन होंगे MCQ के भी। और नेक्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वोकैबुलरी वाला सेक्शन, इतना मजा आएगा कि सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर जब से वोकैबुलरी डिस्कस करना स्टार्ट किया मैंने सोचा यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तो घर पे यूज़ करना स्टार्ट करी तो मम्मी ने पीटना स्टार्ट कर दिया कि बोली बनाओ तुझे अभी अंग्रेज। ठीक है तो सोचो आप लोग यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से घर वाले भी अंग्रेज बोलने लगे। सही है, कहीं से कम पिटकर और अच्छे से ध्यान रहेगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर लोकेशन के बारे में भी समझेंगे हम लोग, जो कि हम लोग डेली देखते हैं। तो पर्सन इन न्यूज़ भी समझेंगे, इंपॉर्टेंट लोकेशन भी देखेंगे, CSAT का क्वेश्चन भी देखेंगे, बाकी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट। ये 6 तो न्यूज़ यहाँ पर कवर करूंगा जो कि नेशनल लेवल की होगी। इकोनॉमी भी नहीं छोड़ेंगे, 4 न्यूज़ होगी, और वर्ल्ड भी नहीं छोड़ेंगे, 4 न्यूज़ होगी। दुनियादारी में क्या चल रहा है सारी समझेंगे। आंसर देना टकटकी लगाकर। SLV कमांडो KDS के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए, तो आप लोग भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनके नाम याद हो गए मुझे, उनमें से KDS भी एक है। मतलब बहुत ही अच्छे आंसर देते हैं आप लोग, इनके आंसर देखना आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि एक तरीके से ऐसा मुकाम बना पाते हैं अपना कि टीचर उनके नाम याद रखने लगे। पर लेकिन वो वही होते हैं जो रेगुलर होते हैं, रेगुलर अपनी जिंदगी में जो काम कर रहे हैं उसको फोकस देकर चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब नहीं सिलेक्शन हो जाता है तो कभी टीचर से मिलते हैं तो टीचर पहचान लेता है तुम वही हो, एकदम नाम ले देते हैं कई बार तो बच्चों के। तो वो तब होता है जब बच्चा एक सही डायरेक्शन में चल रहा हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा हरामी टाइप का बच्चा हो। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरी याद रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरी कैटेगरी में आप लोग आना चाहोगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में आना है, अपना डेली का प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है, अपना आंसर देने हैं। आंसर देने से आप लोग ही फायदे होने वाले हैं यार। ठीक है, आप लोग के अंदर की झिझक निकलेगी, जो कई सारे बच्चे एक तरीके से टेंशन में आ जाते हैं। यार कोई जिंदगी में ना
कुछ भी परफेक्ट नहीं कर सकता है, यानी कि हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं कर सकता है, पर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो बहुत अच्छे से परफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अपना वो एरिया खोज लो। रिस्क इज़ बेटर देन रिग्रेट। अगर ज़िंदगी में रिस्क नहीं लोगे ना, आप लोगों के मम्मी पापा ने रिस्क लिया आप लोगों के ऊपर पैसा लगाकर, जो भी आप लोग करना चाहते हैं आप लोगों को वो करवा कर, उनको थोड़ी ना पता था कि आप लोग सक्सेस हो जाओगे या फिर फेल हो जाओगे, पर वो रिस्क लेते रहे हर जगह ज़िंदगी में आप लोगों के ऊपर। तो आप भी अपनी लाइफ में रिस्क लो ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके देखो। और ऐसा नहीं कि यार पढ़ाई में ही अच्छा करना है, जिस भी फील्ड में आप लोग जा सकते हो उसमें बेटर कर सकते हो। जिंदगी आप लोग की है, सही तरीके से लेकर आप लोगों को चलना है। अगर एक दिन अच्छा नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी बेकार हो गई है। किसी दिन टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ तो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ करते, फिर से लो यार, नेक्स्ट डे आप लोगों को नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, फिर से आप लोगों के सामने एक नया दिन आता है, पूरे वहाँ फैला करके आओ भैया मुझे गले से लगा लो। तो अपनी ज़िंदगी को सही डायरेक्शन देना सीखो, और वो तब होगा जब टेंशन से थोड़ा ऊपर उठोगे। गहरी सांस लो यार, 3-4 गहरी सांस लेकर देखो, अभी तरोताज़ा ना हो गए तो बता देना। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आप लोग खुद से अपनी इंप्लीमेंट करके चलो, अपने आप को रेगुलर थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके चलो। भले ही चींटी की चाल पर, कछुए की चाल पर चलो, पर इंप्रूवमेंट करते रहो अपने अंदर। एक दिन देखना ऐसे मुकाम पर पहुंच जाओगे कि आसपास वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते। पर लेकिन डेली चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आज रुक गए कल नहीं परसों रुक गए। ठीक है, थोड़ा चलो पर डेली चलो, ये कॉन्सेप्ट लगा लो, फिर देखो जिंदगी में कितना मजा आता है। ठीक है, लेक्चर तो उम्दा रहेगा, मजा आएगा सुनकर, जैसा कि मैंने बताया क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, यहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर यहां पे प्रोवाइड करा दी जाती है। आंसर राइटिंग करनी है तो यहां पर जाना, वीर तालियान के नाम से ग्रुप है। और नोट्स वगैरह चाहिए, एक बच्चा कह रहा है कि मौज कर दिया आपने तो इस विकिपीडिया पर क्योंकि यहाँ पर ना कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें डाल दी, बहुत सारी और भी छोटी छोटी चीज़ें डाल दी। तो मुझे जो भी लगता है अच्छी आप लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है वो यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाती है। नाम भी SLVpedia है, जैसे विकिपीडिया है, तो आप लोगों को फायदा होगा। कभी भी कोई दिक्कत हो सर्च करके देखो तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तीनों चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, पहचानो कौन, तो देखता हूँ कौन कौन इनके बारे में बता पाता है। बताओ कौन कौन है, बताइए मुझे लगता है बता ही दोगे। 26 जनवरी की परेड देखी होगी ना या फिर नहीं, पहचान गए ना। चलिए, कल एक काफ़ी बड़ा एक इवेंट देखने को मिला जो कि खासकर बच्चों के लिए है, तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कवर करूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की स्पीच सुनी तो उसमें कई सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। अक्सर खासकर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को फोर्स करते हैं कि तुमको ये करना ही करना है। हालांकि बच्चों से एक्सपेक्टेशन लगाना कोई गलत बात नहीं है, पर फोर्स करना गलत बात है यहाँ पर। और फोर्स करना वो भी उसके लिए कि यहाँ पर सोसाइटी में दूसरे के बच्चे के साथ में बच्चे को कंपेयर करना है, वो गलत बात है। उससे बच्चा अपना टैलेंट खो देता है। तो परीक्षा पे चर्चा का 6ठा संस्करण था। यहाँ पर ये बड़ी प्यारी बात बोलेगी कि तमिल जो है वो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, तो हम लोगों को इस पर प्राइड यानी कि गर्व फील करना चाहिए। दूसरा, हर एक बच्चे को कम से कम एटलीस्ट एक लैंग्वेज उसको सीखनी चाहिए अपनी खुद की मदर टंग लैंग्वेज के अलावा, और इसको बर्डन की तरीके से नहीं लेना है। अपना नई लैंग्वेज सीखना आप लोग देखना, हमारे फ्रीडम फाइटर जो एक तरीके से थे वो कई कई लैंग्वेज जानते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ में कनेक्ट होना पड़ता था। तो इसलिए लैंग्वेज सीखना आप लोगों को भी जिंदगी में कम से कम एटलीस्ट हिंदी और इंग्लिश तो सीख ही लो, ताकि आप लोगों की लाइफ जो है वो आसान हो जाए। वरना एटलीस्ट जो भी लैंग्वेज आप लोगों को लगती है वो सीखो। ठीक है, डिजिटल फास्टिंग की बात की गई, ये तो आप लोग दिन में भी कर सकते हो। कोशिश करो कि बोल दो कि इतने टाइम तक मोबाइल को टच नहीं करना है। एटलीस्ट दिन में जब पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। एक बार मॉर्निंग में देख लिया, एक बार फिर इवनिंग में देख लिया, थोड़ा सा मन करे तो दोपहर में देख लिया 5-10 मिनट को। ये डिजिटल फास्टिंग बहुत सही चीज़ है, इंप्लीमेंट करके देखो, आप लोग के माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ाएगी। और मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में तो फोकस किया गया है हमारी कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी। ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी थी, पहली 1968 में लाई गई थी, दूसरी 86 में लाई गई और तीसरी अभी 2020 में लेकर आई गई। तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक लैंग्वेज का सीखना इंसान के लिए, तो उसके ऊपर फोकस दिया गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बेसिकली वैसे फोकस देना है, पर नो टेक्नोलॉजी जोन भी होना चाहिए वीक में कम से कम आप लोग, ताकि चीज़ों को अपने आप को समेट सको। वरना मोबाइल में इतना बिजी रहोगे ना, पूरा दिन चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा यार, अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, इसके ऊपर वीडियो के एंड में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। वीडियो के एंड में कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए आज, जो कि आप लोगों को कुछ गाइडेंस का काम करेगा। आई होप कि आप लोग उसको एंजॉय करोगे। तो वीडियो के एंड में, बिल्कुल एंड में, जब वोकैबुलरी भी खत्म हो जाएगी सारी चीज़ें, तब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जिसको सुनना होगा वो सुनिएगा, क्योंकि जिसको नहीं सुनना होगा वो जा सकता है। क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं सर ऐसी ऐसी बातें वीडियो के एंड में कर दिया करो। मैंने कहा ठीक है यार, देखते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करना, पूरी वीडियो को एंड तक का मजा आने वाला है बहुत ही अच्छे से। ओके, आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इकोनॉमी से रिलेटेड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ में और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर में यहाँ पर ये कवर किया गया।
बात करूंगा यहां पर एक टॉपिक के बारे में जिसको बोला जा रहा है T+1 सेटलमेंट। तो T+1 सेटलमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण यानी कि एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग माइंड में अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। आप लोग खुद सोचो, मान लीजिए आप लोग कहीं पर जॉब करते हैं और आप लोगों के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है, ठीक है। वो सैलरी ट्रांसफर कर दी गई है आज, और बोला जाए कि आज से 3 दिन बाद जो है वो आप लोगों के अकाउंट में पहुंच जाएगी, ठीक है। आप लोगों के दिल की धड़कन रुकी रहेगी, यार सैलरी नहीं आई, सैलरी नहीं आई, बहुत सारे काम रुके पड़े थे, उसका उधार ले लिया था, वो भी वापस जाना है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही थी। तो इंसान जो है कई सारे काम जो है वो ढंग से नहीं कर पाता है। तो आज की डेट में जो हम लोग सिस्टम फॉलो कर रहे थे 2003 से पहले, तो हम लोग T+3 ये सेटलमेंट डे का हम लोग फॉलो कर रहे थे, यानी कि 3 दिन में आप लोगों को सेटलमेंट होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, अगर कहीं पैसा यहाँ पर पहुंचा है तो। यानी कि जो शेयर्स हैं किसने खरीदे हैं उसका पैसा अकाउंट में जाएगा, तो यहाँ पर 3 दिन लग जाते थे उसका पैसा अकाउंट में जाने में। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये शेयर ट्रांसफर यहाँ पर T+2 वाला सिस्टम फॉलो कर रहे थे, यानी कि सेटलमेंट जो होगा वो 2 वर्किंग डेज में यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए एक इंसान ने यहाँ पर स्टॉक अपने बेच दिए, अब उसके अकाउंट में पैसा आ गया, तो पैसा या जिस इंसान ने खरीदे उसके अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो ये सारा का सारा सेटलमेंट होने में 3 दिन लगते थे 2003 से पहले, उसके बाद में 2 दिन लगने लगे। अभी हम लोगों ने जो जंप कर लिया है यहाँ पर, ये T+1 सेटलमेंट पे हो गया है, यानी कि पूरा का पूरा सेटलमेंट जो है वो 24 आवर के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो साइकिल थी यहाँ पर, एक सेटलमेंट साइकिल थी T+1 जो है, वो फाइनल लिस्ट जो है, जो लार्ज स्टॉक जो भी मूव करते हैं और जो रिड्यूस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट जो क्लाइंट के एक तरीके से, ये कहीं ना कहीं इंसान अगर कितना शॉर्ट टाइम रखता है, बिल्कुल ऐसी है। एक गाड़ी आप लोग लेकर गए सर्विस कराने के लिए, वो बोले कि 5 दिन में सर्विस करूंगा, दूसरे सेंटर पे गए वो बोले 3 में करूंगा, तीसरे पे गए बोला 24 घंटे के अंदर अंदर सर्विस करके दे देंगे भाई साहब। तो कहां पर आप लोग सर्विस कराने जाओगे? तो इन्वेस्टमेंट भी आप लोगों को यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, झट मंगनी और पट बिहा वाला काम हो रहा है यहाँ पर। T+1 ये ट्रेड+1 ये मीन्स इसका बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहाँ पर 1 डे के अंदर में एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो है वो आप लोगों के अकाउंट में देखने को मिलेगा। अर्लियर मैंने बोला 2003 से पहले यहाँ पर T+3 इस्तेमाल कर रहे थे, 2003 के बाद में T+2 करने लगे, और अभी यहाँ पर और घटाकर इसको T+1 सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपने ही आप में एक काफ़ी एक बड़ा एक आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो, काफ़ी बड़ा एक चेंज देश के अंदर में बोल सकते हो, जो कि अब से पहले यहाँ पर देश के अंदर में कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया था कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 27 जनवरी से पूरे देश में यहाँ पर ये एक ट्रांसफर का जो सिस्टम है, जिसको T+1 यानी कि ट्रेड+1 ये सिस्टम जो है वो देश के अंदर में सेटल डाउन हो जाएगा। कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, दोनों की दोनों चीजें जो है 24 घंटे तक आप लोगों के अकाउंट में जो सिस्टम जो है वो पहुंच जाएगा। ये अभी हमारे देश में सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है कि अच्छा नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो T+1 क्या है, T+2 क्या है, T+3 क्या है सेटलमेंट, तो तीनों के तीनों सेटलमेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। अगर कल को कोई पूछ ले कि इसके बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे काम किसके अध्यक्षता में होते हैं ये जरूर याद रखिएगा। यह है सेबी, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हो। सेबी हमारी कंट्री में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ही वो चीज़ है यहाँ पर जो कि सारी चीज़ को रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। तो सेबी के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो एक्सचेंज बोर्ड में जो रेगुलेटर है वो सेबी है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है? जो पार्लियामेंट में कानून पास कर कर बनाई जाती है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा छोड़ता हूँ। और रीज़न क्या है, ताकि आप लोग थोड़ा सा सर खुद भी मार सको टॉपिक में जाकर, हल्का फुल्का सा ये नहीं रहता है मुद्दा ये रहता है कि जैसे मैंने पढ़ा दिया, अब थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर सर्च करोगे तो थोड़ा सा आप लोग खुद से इसके ऊपर फोकस करोगे और चीज़ों को रिकॉल करोगे, और जब इसको रिकॉल करोगे आप लोग तो लंबे समय तक आप लोग उसको रिमेंबर यानी कि याद रख पाओगे। तो रिविजन हो गया, रिकॉल हो गया, रिमेंबरिंग हो गई। अब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे तो दिक्कत नहीं रहेगी। तो मेरा बेसिक पर्पज ये नहीं रहता कि आप लोगों को परेशान करो। एक बच्चा कह रहा है कि सर परेशान क्यों करते हो, बता दिया करो सारी चीज़ें। देखो यार, चीज़ें मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ना आप एग्जाम में जब बैठो तो वहाँ पे रिजल्ट लेकर आओ, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, वो तब होगा जब आप लोग थोड़ा सा फट खुद से भी डालोगे। तो कोई भी ऐसी चीज़ एक छोटी मोटी सी, और हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा नहीं रखी हो सारी चीज़ें, सेबी के बारे में 1000 बार पढ़ा रखा है मैंने यार।
तो मुझे क्या टाइम थोड़े ना लगेगा, मुझे तो 1 मिनट लगी, बता के सारी चीज़ साइड में कर दूंगा 1 मिनट में। पर लेकिन आप लोगों के माइंड में सोचने का थोड़ा सा मतलब उस टॉपिक के बारे में नहीं, मूवी जो है बिल्कुल एक खत्म हो गई, बिल्कुल ब्लैंक पॉइंट पे, ठीक है यार, एक तरीके से कुछ नहीं था, बस ठीक है, बिल्कुल प्लेन चली गई। आप लोग याद भी नहीं करोगे कि मूवी में क्या था, पर लेकिन हीरो की डेथ हो गई, हीरोइन की डेथ हो गई, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो गई वीडियो के उसके मूवी के एंड में, तो आप लोग पूरे दिन उसको रिकॉल करते रहोगे। तो जो रिकॉलिंग पावर होती है ना, वो बहुत ही पावरफुल होती है, आप लोगों की मेमोरी फॉर्मेशन का काम वो करती है। और ये क्वेश्चन जो पूछता हूँ वो इसीलिए पूछता हूँ, तो जो भी बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, आप लोग एक बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, उनका रिजल्ट देखना, अपने रिजल्ट के साथ में कंपेयर करके, अभी नहीं कह रहा हूँ, टेस्ट में देख लेना या फिर फाइनल रिजल्ट में देखना, जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं और जो एक वो बच्चा है कि हाँ ठीक है बस वीडियो देखकर निकल जाता है, रिजल्ट में डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाएगा। लिखने में आप लोग आंसर राइटिंग जो लिख रहे हैं उनका आंसर देखना, और एक तरीके से जब लिखने का आप लोगों को नंबर आएगा, पेन भी नहीं चलेगा अगर आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो। और ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ये जो ज़िंदगी आप लोग जी रहे हो ना, ये ज़िंदगी मैं भी जी कर आ चुका हूँ। तो ये चीज़ें करने की कोशिश जरूर करो यार, फोकस, कि कुछ भी अगर ऐसी दिक्कत होती है तो आप लोग उनको सुधार सको। और यही मौका भी होता है, एग्जाम में बैठकर चीज़ें नहीं सुधरा करती, तो यहीं पर सुधरा करती हैं। तो आंसर दो, जो भी क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग के भले के लिए है, और इसी के साथ में जो भी चीज़ें बताते हो उसको थोड़ा रिविजन भी करते रहा करो, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, कन्फ्यूज़न होना तो बताना, उसको दूर करेंगे। फीडबैक दे दिया करो, जैसा भी लगता है आप लोगों को पसंद आया या फिर कन्फ्यूज़न है तो दूर कर लेना, ठीक है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या जो है वो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रही है, तो कम से कम आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। और आगे चलकर अगर आप भी बिजनेस व्यापार करते हो या फिर आप लोग जॉब भी करते हो, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर रहेगी तो आप लोगों को एक तरीके से ना अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें कम से कम हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं लगेगा यार ये क्या नया नया आ गया, ठीक है। वहीं इंसान जो है एकदम परेशान हो जाता है कि यार ये सब क्या क्या नया नया आ रहा है। तो आप लोग एक बेसिक नॉलेज के साथ में जाओगे तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। बात करूंगा कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो रिसेंटली अभी 3% तक देखने को मिला हमारी जीडीपी के, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आया रिसेंटली अभी। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है उसके बारे में बताता है। अगर अच्छा इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, और इकोनॉमी जितनी अच्छी चढ़ती है, जितनी इंप्रूव होती है, उतना ही ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है, उतना ही ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो जितना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उतना ही ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश रहेंगे, सोसाइटी हैप्पी रहेगी, और जितनी ज़्यादा हैप्पी रहेगी सोसाइटी उतने ही घर वाले क्या करेंगे, उनको पकड़ पकड़ कर उनकी शादी करेंगे जिनकी जॉब लग गई है, ठीक है। वो तो एक अलग बात है यार, पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा, तो जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। लोग अक्सर वेट करते हैं कि बस जॉब लगे कैसे इसकी शादी की जाए, ऐसे ही कुछ है ना। चलिए जो है वो तो एक अलग मुद्दा है, पर फिलहाल बात करेंगे देश को क्या फायदा हो रहा है। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आप लोग ये मैप देखो, इसमें लिखा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। अगर बात की जाए कौन कौन सी कंट्री कितना कितना कॉर्पोरेट टैक्स आज के डेट में वसूलती है। ये कॉर्पोरेट टैक्स एक तरीका इनकम टैक्स होता है, जैसे हम लोग अपनी इनकम पर टैक्स पे करते हैं, ऐसे ही कंपनी जो है वो अपनी इनकम पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। तो यानी कि ये इनकम टैक्स हो गया कंपनी का, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अभी आज की डेट में बात करें, फिलीपीन जो है ये लगभग 30% ये टैक्स लगाती है, श्रीलंका 28%, बांग्लादेश 25%, चाइना 22%, इंडोनेशिया यहाँ पर 25%, ये कोरिया लगभग 25%, ये मलेशिया लगभग 24%, जापान लगभग 23%, और इंडिया जो है वो 22% के करीब है। अगर बात करें सिंगापुर में आप लोगों को लगभग 17% के करीब देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में भी चीज़ें जो हैं वो घटती घटती अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। एक टाइम पर हम भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स लगाया करते थे, पर लेकिन आज की डेट में घटकर हम लोग 22-25 और इससे भी नीचे 22 पर पहुंच रहे हैं कई सारे मामलों में। तो ये इससे फ़ायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोग से पूछा जाए एक साधारण शब्दों में कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसके फ़ायदे हैं या फिर नुकसान है, कॉर्पोरेट टैक्स कम लग रहा है उसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैंने अभी बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगभग इनकम टैक्स है, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया ऐसे ही कंपनी का जो है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो कोई पूछ ले कि कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा होता है इकट्ठा या फिर इनकम टैक्स ज़्यादा होता है इकट्ठा,
तो नॉर्मली तो कॉर्पोरेट टैक्स ही ज्यादा होता है इकट्ठा, कंपनी जो है काफी लार्ज स्केल पर जो है एक तरीके से टैक्स पे करती है। पर रिसेंटली अभी जो कोविड-19 के चलते कुछ माहौल ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स जो है वो आगे निकल गया था कॉर्पोरेट टैक्स से, यानी कि लोगों ने इनकम टैक्स ज्यादा पे किया पर लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो काफी कम देखने को मिला था। तो इसकी वजह से कई सारी नेगेटिव चीजें भी सामने निकल कर आई थी। तो यहां से आप लोग चीजें समझ सकते हैं, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा डेटा इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रखा गया है ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आए। ठीक है, अभी मैं आप लोग कुछ बेसिक चीजें बताता हुआ चलूंगा जिसके चलते आप लोग चीजों को समझना है, इसीलिए एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है खासकर एक तरीके से देश भर की जो कंट्री है वो उसको घटाती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, मान लीजिए कोई एक कंपनी आती है हमारी कंट्री में और उस कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल आकर हमारे देश में अपना व्यापार स्टार्ट करती है और जैसे ही वो व्यापार स्टार्ट करती है अपने प्रोडक्ट बनाती है, कहीं आईफोन बना रही है, कहीं घड़ी बना रही है, कहीं टैबलेट बना रही है, कहीं लैपटॉप बेच रही है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे देश में इस कंपनी के द्वारा बेचे जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट बेच रही है इस प्रोडक्ट पर आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर टैक्स लगता है इन प्रोडक्ट के ऊपर में। तो जो ये टैक्स लगता है यहाँ पर, ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास में जाता है। अब यहाँ पर सोचो, ये जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस पर इस कंपनी को जो है 18% टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये टैक्स घटकर 12% आ जाए या फिर ये टैक्स घटकर 5% आ जाए तो कैसा रहेगा? ये कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा सोचेगी कि इंडिया के अंदर में ही अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यार बहुत कम टैक्स ले रहा है इंडिया तो। पर लेकिन सेम कंडीशन अगर बोले कि ये कंपनी यूएसए में है और यूएसए में इसको 28% टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ये कंपनी क्या करेगी, कम से कम प्रोडक्ट जो है वहां पर दिखाया जाए कि यूएसए के अंदर बनाए गए, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर इसको बेस शिफ्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से निकल कर आएगा। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये 5% और 12% आप लोगों को वैसे दिख रहे हैं, पर लेकिन जब ये पैसा जाता है बिलियन डॉलर में तब आप लोग समझेंगे। और एप्पल तो एक ऐसी कंपनी है जो ट्रिलियन डॉलर में काम करती है। कंपनी की जो आज के डेट में वैल्यूएशन है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इंडियन जीडीपी के इक्विवेलेंट ये अकेली कंपनी है यूएसए की। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो किसी देश का अगर कॉर्पोरेट टैक्स जीरो हो रहा है, खासकर आप लोगों ने देखा होगा टैक्स हेवन कंट्री जिनको बोला जाता है, वहां पर दुनिया भर की कंपनी के बेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे सिंगापुर आप लोग यहां पर देखते हैं, स्विट्जरलैंड आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में और भी कई सारे देश हैं इंडियन ओशन के अंदर में जो टैक्स जो है वो ना के बराबर रखते हैं। तो इसलिए वहां पर अपनी कंपनी का बेस दिखाकर ये ऐसी ऐसी कंपनी अपना टैक्स बचा लेती हैं। इसी की वजह से कई सारी कंपनी जो है वो एक लूप होल का इस्तेमाल करती हैं टैक्स को चोरी करने के लिए। इसीलिए अभी एक कॉन्सेप्ट जो हालांकि इस टॉपिक का नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर भी, यहां पर G7 कंट्री के द्वारा मिलकर ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की गई कि कम से कम इतना तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और वो टैक्स उनके द्वारा 15% रखा गया। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो 15% टैक्स से नीचे नहीं जा सकती है। इतना तो टैक्स कम से कम उनको पे करना ही करना पड़ेगा, यानी कि वो एक हद से नीचे नहीं जा सकती है। आखिर इतने टैक्स के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं कंट्री? आखिर वो क्यों सोचती हैं कि यार इनको टैक्स पे करना पड़ जाए? तो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में मैं पहले बेसिक चीजें बताता हूं अपने ही देश के बारे में। ठीक है, हमारे देश के अंदर में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है वो रजिस्टर रहती है कंपनी एक्ट जो है 1956 का। हालांकि अमेंडमेंट करके अभी लेटेस्ट 2013 का भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स पे करती हैं। जैसे इंसान जो है अपना इनकम पर पे करता है, तो ये डायरेक्ट अपनी इनकम या प्रॉफिट पर अपना टैक्स पे करती हैं। इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग की आगे यहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जो है वो बिल्कुल एक बैंक की तरीके से काम करती है। बैंक में आप लोग अपना पैसा जाकर रखते हो, वो पैसा जो है बैंक किसी को दे देता है और फिर वहां से अपना जो है एक तरीके से इंटरेस्ट कमाता है और फिर आप लोगों को भी इंटरेस्ट देता है। आपका पैसा यहाँ पर 20,000 पड़ा हुआ है, सर इसने क्या किया, बैंक ने किसी को दे दिया, उसके ऊपर में मान लीजिए यहां से इसने 8% इंटरेस्ट लिया, 4 आप लोगों को पकड़ा दिया, तो बाकी का 4 जो है वो अपना प्रॉफिट कमा लिया। कुछ ऐसे ही पैटर्न में जो है सरकार काम करती है। सरकार जो है वो आप लोगों से टैक्स का पैसा लेती है, यानी कि टैक्स जो पैसा लेती है आप लोगों से, और फिर उसी टैक्स के पैसे से वो कहीं हॉस्पिटल बना रही है, कहीं रोड बना रही है, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रही है, कई सारी स्कीम चला रही है।
तो सरकार का जो बजट बनता है वो यहाँ पर जो कंपनी पे करती है, जो आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो या इधर उधर से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो सारा सरकार के पास में जाता है। यानी कि सरकार खुद का कोई ऐसा नहीं कि सरकार के पास में पैसा रहता है, वो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों का ही पैसा यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हर एक चीज पर आप लोग टैक्स पे करते हो, जैसा मैंने बताया था। डीजल पेट्रोल की एक एक बूंद जो होती है उन पर भी आप लोग टैक्स पे करते हो। ये इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हो, इन पर टैक्स पे करते हो। होटल में खाना खा रहे हो, उन पर टैक्स पे करते हो। कोई किताब लेकर आ रहे हो, मोबाइल लेकर आ रहे हो, इवन इंटरनेट रिचार्ज भी आप लोग करा रहे हो। हर एक चीज, कपड़ा आप लोग पहन रहे हो, हर एक चीज पर आप लोग टैक्स पे करते हो। तो ये सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, ये जो टैक्स आप लोग पे करते हो। और इसी टैक्स का इस्तेमाल कर यहां पर ये क्या करते हैं, ये आप लोगों के लिए सर्विस लेकर आते हैं जिनको आप लोग एंजॉय करते हो। हमारी सिक्योरिटी हो गई, डिफेंस के ऊपर खर्चा हो गया, आप लोगों के टैक्स ही तो है। और टैक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। मतलब मान लीजिए कोई अमीर इंसान है, वो करोड़ों की कमाई कमा रहा है महीने में, अब वो टैक्स पे करेगा अच्छा खासा। मान लीजिए 30% टैक्स पे कर दिया उसने, यानी कि 30 लाख अगर उसने टैक्स पे कर दिया। ये जो 30 लाख उसने टैक्स पे किया है, ये 30 लाख अब कहीं स्कूल बनेंगे, कहीं हॉस्पिटल बनेंगे, कहीं कुछ और सामान होगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फायदा होगा जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है। यानी कि टैक्स पेयर की मनी जो है वहां पर जाती है उन लोगों के लिए कि किसी के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दी, किसी के लिए फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा दी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम चला दी, हाँ चलो हम लोग पैसा देंगे। तो क्या होता है, ये एक तरीके से वो पैसा होता है जो आप लोग टैक्स पे करते हो। समझ में आ गया था ना। तो यानी कि एक तरीके से पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि कहीं से पैसा निकल कर आया और कहीं पर पहुंच रहा है। तो एक तरीके से इनकम इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करता है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, आप लोग खुद सोचिए, एक अमीर आदमी है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, एक गरीब आदमी जो है वो कम टैक्स पे कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, अच्छी बात है। गरीबों से कम टैक्स लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा अमीरों की जेब से निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इनकम इनइक्वालिटी भी यहां पर आप लोगों को कम होती नजर आएगी, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और एक तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी अच्छी तरीके से बढ़ती है। और इसी के साथ में पर्टिकुलर अगर लोकेशन पर आप लोग जाओगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा गांव से जो एक तरीके से पैसा इकट्ठा होता है एज कंपेयर टू सिटी के, वो काफी कम है। सिटीज जो हैं वो एक तरीके से जीडीपी के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम करती हैं। यानी कि हमारे देश की जो एक तरीके से जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं सिटीज से निकल कर आती है। सिटी के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े व्यापार लगे हुए हैं वहां पर, तो वहां से पैसा आता है। इसीलिए को टोटल मिलाकर जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, ये कोलकाता हो गया, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं जैसे अहमदाबाद हो गया या फिर बेंगलोर ले लो आप लोग यहां पर, मतलब ये ऐसी सिटीज हैं जो कि काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट के लिए खासकर बहुत ही बड़ा एक रिवेन्यू सोर्स माना जाता है यहां पर। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इंजन ग्रोथ बोलते हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये आप लोग समझिए, जितना अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स होगा उतनी ही अच्छी उनके पॉकेट में मनी जाएगी, उतनी अच्छी उनकी कमाई होगी। पर लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैंने बोला कि एक मिनिमम टैक्स के बारे में बात की जा रही है, तो 15% की बात यहां पर की जा रही है कि एटलीस्ट इतना तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये जो टैक्स है इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें आप लोगों को बता दूं। यहां पर अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा जो टैक्स हमारा इकट्ठा हुआ था, जो कि यहां पर जीडीपी के साथ में कंपेयर करेंगे तो 3.51% यहां पर देखने को मिला था। और ये जो देखने को मिला था 2018-19 में, मतलब 2018-19 में सबसे ज्यादा अभी यहां पर हमारा इकट्ठा हुआ था। ठीक है, पिछले अगर कुछ सालों में आप लोग काउंट करते हैं। पर लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पर ये 3% जो जीडीपी का क्रॉस कर गया है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात बोली जा रही है कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% जीडीपी का हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया है। हम लोग अगर बात करें इसके बारे में टोटल कितना हो सकता है, अगर आप लोग करंट अगर इसको देखोगे, हमारे देश की जीडीपी कितनी है, अगर करंट मार्केट प्राइस पर हम लोग बात करें तो 236 लाख करोड़ आप लोगों को हमारे देश की जीडीपी देखने को मिलेगी। 236 लाख करोड़ में से यहां पर जो ये टैक्स इकट्ठा हो रहा है, तो ये लगभग आप लोगों को 3% के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इसका 3% कितना होगा ये आप लोग बताइए। देखता हूं कौन बताता है। ठीक है, 3% कितना होगा बताइए। वैसे अगर देखो 3% 200 हो गया तो लगभग 6%, तो 6% थोड़ा सा ऊपर बैठेगा। ठीक है, तो बताइए कितना होगा। तो ये इतना पैसा यहां से इकट्ठा होकर आ रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, अगर कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो इतना अच्छा यहां पर हमारे देश में निकल कर आ रहा है। और ऐसे मैंने बताया इसके फायदे क्या क्या होते हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर हमारे देश में ये टैक्स कम है तो बाहर की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने आएगी। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, लोग हमारे देश में स्टार्टअप लगाएंगे।
मतलब अगर पॉइंट वाइज में बताऊं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो देश के अंदर में बढ़ेगा, स्टार्टअप की संख्या देश के अंदर में बढ़ेगी, स्टार्टअप बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं फिर से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो एक लूप चलता हुआ आप लोगों को नजर आता है, यहां पर और ज्यादा लोग जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, गवर्नमेंट के पास में अच्छा खासा टैक्स का कलेक्शन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बोले तो हमारा देश में जो इकोनॉमी है वो एक बूम पर आप लोगों को आती हुई नजर आएगी। तो इतने पॉजिटिव फैक्ट आप लोग यहां पर इसके समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो बताई ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। ये देखिए G7 कंट्रीज के बारे में, पुटिंग इन प्लेस ए ग्लोबल कॉर्पोरेट, जो यहां पर ग्लोबल कॉर्पोरेट जो टैक्स है एट द मिनिमम स्लैब फिक्स्ड बाय द G7 कंट्री जो है अभी रिसेंटली अभी विल मेजरली इंपैक्ट द डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके ऊपर ये इंपैक्ट डालेंगी। मतलब क्या है, अभी आप लोग सोचो कोई ऐसी कंट्री है जहां पर जाकर एप्पल ने अपना बेस बना लिया, उसको लग रहा है यहां पर टैक्स जो है काफी कम पे करना पड़ रहा है, पर लेकिन यहां पर अगर G7 कंट्री बोल रही है कि यहां पर मान लीजिए इंडिया जो है उनसे 10% टैक्स ले रही है एप्पल से, पर G7 कंट्री ने बोल दिया कि कहीं भी चले जाओ 15% से ज्यादा आप लोगों को टैक्स 15% से कम नहीं देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो सोचेंगे यार चाहे इंडिया में जाओ चाहे यूएसए में रहो 15% तो फिर भी देना है। तो इसका मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो वहां से बाहर निकलकर जाने के बारे में नहीं सोचेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे MG नरेगा हो गया, ठीक है। तो MG नरेगा की स्कीम क्या है, वो लोकल एरिया के लोगों को माइग्रेट होने से रोकती है कि वो दूसरे एरिया में न जाए, अपने ही एरिया में उनको जॉब मिल जाता है। सोचो अगर सेम काम यहां पर उनको देखने को मिले कि इतना पैसा जो है अपने एरिया में मिल जा रहा है तो दूसरे में क्यों जाएगा, तो उनको बेस शिफ्ट करना, अपना ढांचा बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उस कंट्री की जो है गवर्नमेंट से बातें करना, सारी चीजें सेटल करना, उसकी जरूरत ही क्या है जब सब जगह उनको 15% टैक्स ही पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो काफी बेसिक सी चीज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, है कि नहीं। अभी यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बोला जा रहा है कि ये बहुत पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है उनको पे करना होता है, जो कि रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट 1956 के तहत में। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर उनको बेसिकली पे करना होता है, ठीक है, इनकम या फिर प्रॉफिट। तो आंसर क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। क्या है आंसर, कैसा टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और इसके अंदर रजिस्टर है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका ए हो गया, ठीक है। सही है ना आंसर, नहीं सही आंसर, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो किस ने गलत चिपका दिया आंसर आंसर यहां पर बी हो गया। इसीलिए कहता हूं टॉपिक पता है, समझ में आ गया, पर फिर भी गलत आंसर कर दिया तो माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी अगर चीजें ढंग से नहीं समझोगे। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहां पर क्या क्या चल रहा है सारी बातें क्लियर होगी। क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करा दिया और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया। तो इससे टॉपिक में कंप्लीट एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर भी डाउट हो तो पूछना, मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है अच्छे से एंजॉय करो और खुश रहो, ओके। एक एक टॉपिक जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। आपके पास में कोई हथियार हो और आप लोग उसको चलाना जानते हो तभी उस हथियार की कीमत है। जैसे कि मोबाइल है एक ऐसा ही हथियार जिसको आप लोग अच्छे से चलाना जानते हैं। सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारे देश में। G20 का हथियार बहुत ही शानदार तरीके से चलाया जा रहा है। अलग अलग फील्ड में अपनी कंट्री को भी हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में क्या रिलेशन है यहाँ पर अलग अलग फील्ड का इस पर्टिकुलर G20 के साथ में, वो टाइम टू टाइम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा इसी पर्टिकुलर एरिया से कनेक्टेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो ये G20 का टॉपिक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कि इंटरनेशनल रिलेशन के साथ भी कनेक्ट हो रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोग G20 की अब की बार की जो प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहे हैं ये आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसके चलते क्या क्या चीज़ें हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा G20 की एक टास्क फोर्स बनाएगी DPI को लेकर, यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, जिसमें 3 मुद्दों पर फोकस किया जाना है। पहला मुद्दा क्या है, यह है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आर्थिक परिवर्तन। दूसरा है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि वित्तीय समावेश, और तीसरा है यहाँ पर बेसिकली डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है यहाँ पर, इसमें सबको साथ में लेकर चला जाएगा। एक ये फंडा है क्योंकि डिजिटल डिवाइड देश के अंदर देखने को मिलता है। जब हम लोग बात करते हैं एक तरीके से गांव वाले एरिया, शहर वाले एरिया, कोविड-19 के टाइम पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ एक डिफरेंस यहाँ पर नजर आता है। तो उस डिफरेंस को भी भरने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। ये क्रिएट करेगा एक तरीका डिटेल मैप
ताकि आने वाले टाइम में इस सेक्टर को, जो भी इसके अंदर में चीज़ें हैं, उसको कैसे सुधारा जाए। और उसके चलते हम लोग यहाँ पर चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट भी करेंगे, यानी कि चूज किया जाएगा, एक पर्टिकुलर नक्शा बनाया जाएगा कि हम लोग चीज़ों को खासकर देश के अंदर में कैसे लेकर चल सकते हैं। और कोई भी काम जो है एक अकेले इंसान के बस की तो होता नहीं है यार, तो मिलकर काम किया जाएगा। तो DPI जो है, डिजिटल जो सोल्यूशन यहाँ पर निकलेगा इसका, ये बेसिक फंक्शन के थ्रू यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों काम करेंगे। सरकार के पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो सारा जुगाड़ कर सके, तो इसलिए प्राइवेट वालों को भी लेकर चलते हैं। अदानी अंबानी टाइप के लोग जिनके पास में अच्छा खासा पैसा है, उनका भी सहयोग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग जिस तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे उसमें कई सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला तो कोलेब्रेशन यानी कि सहयोग, दूसरा कॉमर्स यानी कि वाणिज्य, और तीसरा यहाँ पर गवर्नेंस यानी कि शासन, यानी कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो वो वाली बात है यहाँ पर। तो ये सिस्टमेटिक वे पे होना चाहिए। आधार कार्ड ले सकते हैं, UPI ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे उदाहरण है आज की डेट में जो देश के अंदर में इंप्लीमेंट किए गए। तो DPI को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोटेक्शन और हेल्थ सर्विसेज के अंदर, गरीबी को मिटाने के लिए भी, एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, और अपने जो बच्चे हैं उनको भी एक सही डायरेक्शन में आगे हम लोग सही सिचुएशन या पोजीशन में पहुंचाने के लिए। अगर एक पर्टिकुलर बच्चे को अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन हम लोग दे देते हैं, तो जैसे मैंने आप लोगों से रैट होल माइनिंग के बारे में बात की थी नॉर्थ ईस्ट यानी कि मेघालय के अंदर में, तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन में जाने से बच्चों को हम लोग बचा लेते हैं। लेबर, जो बच्चों की चाइल्ड लेबर होती है, जिसको रोका जाता है आर्टिकल 24 के अंदर से संविधान के, वो भी हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों की रोक पाते हैं। अगर बच्चों को सही एजुकेशन मिलती है तो आप लोग समझ सकते हैं उस बच्चे का नहीं, आप लोग समझ सकते हैं कि देश का भविष्य सुधरता है। तो डिजिटल अगर एक ढंग का ढांचा हम लोग बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर देंगे, तो ये एक काफ़ी अच्छा तरीका होगा यहाँ पर इस एरिया में विकास करने का। समझे ना आप लोग। यहाँ पर अगर सोचो हर एक स्कूल में कंप्यूटर सिस्टम सही से अवेलेबल करा दें, तो कितना अच्छा सही तरीके से हम लोग चीज़ों को लेकर चल पाएंगे। तो उसी डायरेक्शन में ये एक कदम आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। एक कदम अपनी मंजिल की ओर और एक कदम जो है शिक्षा की ओर, हेल्थ की ओर, डिजिटल एक ढांचे की ओर। तो एक अच्छा तरीका यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। दोस्तों ये जो मुद्दा है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का मुद्दा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि इंसान की अगर एक्सीडेंट हो जाए या फिर वो किसी तरीके से बीमार हो जाए तो शाम दाम दंड भेद लगाया जाता है कि कुछ भी हो जाए यार, इस इंसान को बचाना है। पर लेकिन यहाँ पर मैं बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि उसको कैसे आसानी से मौत दी जाए। वो एक ऐसी कंडीशन में पहुँच चुका है जो कि लाइलाज कंडीशन है, वहाँ से वो इंसान जो है नॉर्मल ज़िंदगी नहीं लीड कर पाता, तो कैसे उसको आसानी से मौत देनी है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कुछ नॉर्म्स आए हैं। तो एक तो ये वाला आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा, और एक आर्टिकल मैंने आप लोगों से दिसंबर के महीने में डिस्कस किया था, जिसमें यहाँ पर इसी आर्टिकल के साथ में कंबाइन में वो पूरा एक आर्टिकल हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आप लोगों के जहन में बैठ जाएगा। कल को चलकर अगर कहीं भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से इसको बता पाओगे। ये कैसा टॉपिक हो जाता है यार, जो GS पेपर 2 यानी कि गवर्नेंस के अंदर भी आता है, और एथिक्स का भी एक काफ़ी बड़ा इशू बन जाता है। क्योंकि किसी इंसान की जान लेना, क्या ये सही है? अगर वो इंसान खुद ही बोले मेरी जान ले लो, तो क्या फिर भी हम लोग को उसकी जान लेनी चाहिए? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनता है, खासकर डिग्निटी इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग, यानी कि एक इंसान जो है वो जिंदा रह नहीं पा रहा है, इतना पेन झेल रहा है, वो कह रहा है कि मुझे मार दो, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं जो राइट टू लाइफ है ना, पार्ट 3 के अंदर में, संविधान के अंदर में जो आप लोगों को जीने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 21, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में 21वां आर्टिकल अनुच्छेद जो है, ये भी अधिकार देता है कि एक इंसान को एक ऐसी डेथ मिलनी चाहिए ताकि उसमें उसकी एक डिग्निटी हो, ऐसा नहीं कि तड़प तड़प के इंसान मर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल यहाँ पर प्रोसीजर में आता है। अभी चेंज क्या हुआ है पहले मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ, फिर दूसरे वाला आर्टिकल जब मैं डिस्कस करूंगा उसमें पूरी सारी चीज़ें एक डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। पहले एक ओवरव्यू में आप लोगों को बता देता हूँ कि पहले क्या था और अब क्या हो गया है। नहीं कहते क्या से क्या हो गया, ठीक है, सोचा ना था ऐसा कुछ होगा। तो चेंज क्या हुआ है पहले आप लोग ये समझिए। यहां पर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, पैसिव यूथेनेसिया। पैसिव यूथेनेसिया आगे आर्टिकल में भी डिस्कस करूंगा, पर यहां पर मैं बता दूं थोड़ा सा कि इंसान जब ऐसी कंडीशन में पहुंच जाए जिसका कोई इलाज न हो सके, उस टाइम पर उस इंसान की जो सपोर्ट है वो हटा दी जाती है, यानी कि उस इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, अगर कोई लाइफ सपोर्ट के ऊपर भी है।
तो इसके चलते यहाँ पर उस इंसान की लिविंग विल भी होती है कि जब वो जिंदा है तो वो चाहता है कि ऐसे इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी कुछ यहाँ पर बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक एक पॉइंट देखते हैं ताकि माइंड में क्लैरिटी बनी रहे। सबसे पहले लिविंग विल के बारे में बात की जा रही है। पहले बात की जा रही है कि अगर कोई ऐसी है तो पहले यहाँ पर क्या था कि नेसेसरी था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो उसको अटैच करे और एक तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक आप लोग बोल सके यहाँ पर कि काउंटर साइन हो लिविंग विल के ऊपर में, तभी जाकर यहाँ पर माना जाएगा कि हाँ इस इंसान ने खुद बोला है कि मुझे ऐसे डेथ जो है वो मिल जानी चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट हटा के कोई भी नोटरी या फिर गजेटेड ऑफिसर कर दिया गया है ताकि उस प्रोसीजर को थोड़ा सा आसान किया जा सके। तो यूथेनेसिया यानी कि इंसान अगर डेथ चाहता है, जीना नहीं चाह रहा है, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है तो उसको मौत जो है वो आसानी से मिले, तो प्रोसीजर भी थोड़ा सा आसान कर दिया है अभी सरकार के द्वारा, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट में था कि जो उसकी लिविंग विल है, यानी कि जो भी उसके यहाँ पर जो उसका जो एक तरीके से इच्छा है उस चीज़ को लेकर, उसको पहले बोला गया था कि वो रखी जाएगी कस्टडी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, जो भी यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया का डिस्ट्रिक्ट होगा। अभी बोला गया कि यहाँ पर ये पार्ट जो है ये एक तरीके से नेशनल हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर रखा जाएगा ताकि इंडियन हॉस्पिटल जो है उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। पहले तो कोर्ट में था, अभी यहाँ पर हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि एक प्राइमरी बोर्ड बनाया जाएगा उस चीज़ को चेक करने के लिए कि इस इंसान को क्या यहाँ पर पैसिव यूथेनेसिया मिलना चाहिए। तो पहले क्या था कि डॉक्टर रहेगा पूरा, यहाँ पर एक तरीके से 4 एक्सपर्ट होंगे उसमें, मेडिसिन के, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एक तरीके से सारे एक्सपर्ट रहेंगे, लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस। अभी क्या बोला है कि 3 तो डॉक्टर होंगे जो कि ट्रीट कर रहा है, उनमें से एक वो होगा और बाकी के 2 और डॉक्टर होंगे जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा। तो ये प्राइमरी बोर्ड यहाँ पर बनाया जाएगा। यानी कि यहाँ तो बड़ा तगड़ा था कि 20 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, हर एक फील्ड का एक एक्सपर्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर ओनली 3 डॉक्टर, एक वो डॉक्टर जो उसको तब से यहाँ पर इलाज कर रहा है और बाकी के 2 अदर डॉक्टर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो टाइम पहले था कि हाँ कितना टाइम ले जाएगा इसको डिसाइड करने में प्राइमरी और सेकंड बोर्ड के द्वारा, अब यहाँ पर बोल दिया कि उनके पास में अगर कोई ऐसा केस जा रहा है तो 48 आवर के अंदर में यहाँ पर ये आप लोगों को प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी कि एक तरीके से। पर लेकिन अब तक का यहाँ पर इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं था, यानी कि एक तरीके से लंबे समय तक चीज़ें चलती रहती थी, कोई इसका एक प्रॉपर टाइम नहीं रखा गया था। सेकेंडरी बोर्ड जो था बोला गया था कि हॉस्पिटल मस्ट इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी बोर्ड मेडिकल एक्सपर्ट्स का, 3 चीज़ों को देखा जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करता था, अब यहाँ पर हॉस्पिटल वाले ही बना देंगे। मतलब क्या है, अब मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसकी एक तरीके से एक्सीडेंट हो गया, वो ऐसी कंडीशन में पहुंच गया कि वो फिर से नॉर्मल लाइफ नहीं लीड कर सकता है, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ तो लीड कर ही नहीं सकता, उसके इलाज में इतना पैसा लग रहा है कि दूसरी और सारी चीज़ें जो है बर्बाद होती जा रही हैं घर वालों की। तो बोला जाता है कि यार इससे अच्छा तो इंसान चला ही जाए, क्योंकि इसकी वजह से औरों की ज़िंदगी बदतर हो जानी है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर फॉलो करने की बात की जा रही है ताकि आसान रहे, उस इंसान को आसानी से एक तरीके से जो है उसकी जो एक तरीके से डेथ हो जाए। ये प्रोसीजर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो भी आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल में जानने को मिलेगी कि असिस्टेड सुसाइड यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम ये इसको सपोर्ट करते हैं कि हाँ होना चाहिए जब किसी को ऐसा दिक्कत देखने को मिले भाई साहब कि वो इंसान जो है वो किसी भी तरीके से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल कर ही नहीं पाएगा, तो इच्छा मृत्यु या फिर उसको सपोर्ट की जाए कि उसको सुसाइड करने में। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्विट्जरलैंड ने यहाँ पर यूथेनेसिया तो बैन कर रखा है, पर लेकिन असिस्टिंग डाइंग जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर या फिर जो फिजिशियन है। कनाडा के अंदर अगर बात करें उसके द्वारा अभी यहाँ पर यूथेनेसिया असिस्टेड सुसाइड को लेकर ये मेंटली इल पेशेंट्स के बारे में बात की जा रही है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग स्टेट है, उसके अंदर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंडीशन है, तो यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों को अलग देखने को मिलेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक के ऊपर हमारे ही देश में बातें हो रही है, ये टॉपिक ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी न किसी रीजन से यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ चुका है। जैसे राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 के अंदर में आता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर राइट टू लाइफ, जिसमें राइट टू डाई बोल रहे हैं, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इससे रिलेटेड आर्टिकल आप लोगों के सामने है। तो आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल यहाँ 42nd अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आर्टिकल 17 पार्ट 4, हालांकि ये तो रटा हुआ है आप लोगों का। आर्टिकल 21 और पार्ट 3 की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो इसके तहत गारंटी मिलती है, और यही सेम क्वेश्चन जो है अभी रिसेंटली भी पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर में, अलग तरीके से आंसर वही था दोनों में। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं, ठीक है। आगे बात करें अगर यहाँ पर
जैसे पैसिव यूथेनेसिया जो है वो इन्वॉल्व करती है एक्टिव इंटरवेंशन टू एंड द पर्सन लाइफ विद द सब्सटेंस और एक्सटर्नल फोर्सेस एज ए एडमिनिस्ट्रिंग लीगल, जो भी यहाँ पर ए लीथल इंजेक्शन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज किया है पैसिव यूथेनेसिया 2018 में, और यहाँ पर इट वाज ए मैटर ऑफ लिविंग विल, यानी कि एक इंसान की जीवित इच्छा जो थी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। तो इनकरेक्ट है फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर गलत बात बोली गई है। ये पैसिव नहीं, यहाँ पर एक्टिव यूथेनेसिया की बात यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बातें की जा रही है, और ये आर्टिकल 21 के तहत भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक्टिव यूथेनेसिया की बात वहाँ पर की जा रही है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ना कि पैसिव यूथेनेसिया के बारे में। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बोला है इसके बारे में डिटेल में और बहुत सारी बातें मैं आगे करूँगा अभी यहाँ पर, जिससे कि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी हो गए आप लोग के, और कुछ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चेंजेस किए गए उसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। ठीक है, तो ये कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर माइंड में नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं क्या क्या बातें, थोड़ा सा बेसिक से सारी बातें बताऊंगा ताकि और पॉइंट आप लोगों के माइंड में इस टॉपिक को लेकर और ज्यादा क्लियर हो जाए, और कोई पूछे तो उसको आप लोग ढंग से टैकल कर सको। नेक्स्ट टॉपिक समझने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगा कि एक मूवी है जिसका नाम है गुजारिश। किस किसने ये मूवी देखी है? जिसने देखी है वो यस बोलिए, और जिसने नहीं देखी है वो नो बोलिए। अब यहाँ पर जिसने नहीं देखी है उसको मैं थोड़ा सा एक इस मूवी की स्टोरी बताता हूँ ताकि आप लोग इस आर्टिकल के साथ में कनेक्ट कर सकें। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की ये मूवी है, लगभग आई थिंक 2010 में ये रिलीज हुई थी। संजय लीला भंसाली के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। इस मूवी में एक पर्टिकुलर ऐसे पर्सन की स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक मैजिशियन होता है, पर लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जो उसको इंजरी होती है वो उसको बिस्तर पर लगा देती है, यानी कि वो कभी उठ नहीं पाएगा। इस तरीके की इसकी जो स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजरी होती है रीढ़ की हड्डी में, इसकी वजह से यहाँ पर ये बिस्तर पर लग जाता है, और लगभग ये 12 साल तक ऑलरेडी बिस्तर पर पड़ा रहता है। जब 12 साल बिस्तर पर पड़े पड़े हो जाते हैं, एक इंसान को वहीं पर उसी पर बिस्तर पर वहीं उसे खिलाना पिलाना नहलाना, तो इंसान जो होता है अपनी ज़िंदगी से ऊब जाता है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक नर्स रहती है जिसका नाम रहता है आई थिंक सोफिया रहता है, आई थिंक ऐश्वर्या राय का नाम, जो कि इसकी देख रेख करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये उस चीज़ से उब जाता है, कॉन्टिन्यूसली उसी प्रोसीजर में चल रहा है, कुछ लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो मर्सी एक तरीके से किलिंग के लिए यहाँ पर ये अपील करता है कोर्ट के अंदर में कि मुझे जो है एक तरीके से जो वर्ड यूज़ किया जाता है, अगर आप लोग बोलो यहाँ पर, उसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु, यानी कि यूथनीजिया, इंग्लिश वर्ड है इसके लिए यूथनीजिया। तो उसके ऊपर ये पूरी मूवी टिकी हुई है। यानी कि ऐसे केसेस आप लोगों को रियलिटी में भी देखने को मिलेंगे, ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पर कोर्ट में भी पहुंचे। ऐसा होता है, मान लीजिए किसी घर में किसी इंसान की एक्सीडेंट होगी बहुत ही खतरनाक वाली, और वो इंसान जो है अब वो कोमा में चला गया है, और कोमा में वो इंसान जो है 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो इंसान वहां से रिकवर कैसे करेगा। अरे एक ऐसा परिवार है यहाँ पर, जिस ये परिवार से आता है इंसान, वो बहुत ही एक नॉर्मल सा परिवार है, जैसे तैसे अपना गुजारा चलाता है। उसकी रोजी रोटी जो है बड़ी ही एक तरीके से ना एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, वो एक बार कमा लिया और खा लिया, वो वाली कंडीशन है। क्या ये परिवार इस हॉस्पिटल का खर्चा उठा पाएगा जहां पर ये इंसान जो है वो एक तरीके से वेंटिलेटर पर या फिर लाइफ सपोर्ट पर टिका हुआ है? तो कई बार जो परिवार वाले होते हैं वो भी सड़क पर आ जाते हैं एक इंसान का इलाज करवाते करवाते। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सी चीज फॉलो करने की कोशिश की जाती है कि एक ऐसा इंसान जिसकी पता नहीं लाइफ जो है आगे कैसी चलने वाली है, वो अपने बिस्तर से उठेगा भी या नहीं उठेगा, उसके चक्कर में एक पूरे परिवार को बेसिकली सड़क पे ला देना। वहां पर बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो वाइफ है उसकी कंडीशन खराब हो चुकी है, वो एक तरीके से मतलब घर की बुरी हालत हो गई, यानी कि ये तो मर ही रहा है, इसके साथ में लगता है कि ये भी सुसाइड कर लेंगे, ऐसी कंडीशन हो जाना है यहाँ पर। तो कई बार जब ऐसे केसेस होते हैं कि जब लगता नहीं है कि इंसान रिकवर कर पाएगा, तो यहाँ पर कई बार बात की जाती है इच्छा मृत्यु की, जिसको यूथनीजिया बोला जाता है। और इसमें भी फिर 2 कैटेगरी आ जाती है, एक तो होती है एक्टिव यूथनीजिया, एक होती है पैसिव यूथनीजिया। इसके बारे में मैं आप लोगों से भी बात करूंगा, पर लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर आप लोग इमोशनल एंगल इसके साथ में टच करोगे तो आप लोग ये बोलोगे, अगर घर में भी हम लोग सोचे किसी ऐसे इंसान को जिसको हम लोग जानते हैं कि यार ऐसा किसी के साथ में हुआ अगर, तो क्या कंडीशन होगी? क्या हम लोग उसको छोड़ देंगे? नहीं यार ठीक है, अब तो तू उठ नहीं रहा है, अब क्या करे, बस मतलब कि एक तरीके से मर जाने दो। ठीक है, ये बात भी हम लोग नहीं सोच पाएंगे किसी भी घर वाले के उसके, चाहे वही घर का नौकरी क्यों ना हो। ठीक है,
चाहे इवन आप लोग नौकर तो बड़ी बात होगी, आप लोग ऐसे बोले किसी का पालतू अगर कुत्ता भी है ना, डॉगी या फिर कैट वगैरह किसी ने पाल रखी है, उसको भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इंसान जो है कोशिश करता है कि उसको बचाए रखे। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है पैरेलल में। तो उन प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है वो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बार बार बात की जाती है कि क्या ये सही है यूथनेसिया। तो इसके बारे में यहाँ पर काफी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर ही पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। एक्टिव पैसिव यूथनेसिया के बारे में मेंस आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है और इवन इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों से फिलहाल आगे कुछ भी ना एक्सप्लेन करने से पहले ही अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों को क्या लगता है कि इसको अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं, तो आप लोग यस या फिर नो में बताइए और फिर आप लोग यहां पर पूरा आर्टिकल अब समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि अब आप लोग इसके पीछे की स्टोरी समझ चुके हैं कि होता क्या है यूथनेसिया। ये जीएस पेपर जो 4 है एथिक्स केस स्टडी में भी आप लोगों से यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये क्या ये सही है या फिर ये गलत है। तो यहाँ पर भी क्यों न्यूज में यहाँ पर न्यूज में इसलिए क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर में देखे, अभी इनकी डेथ हो गई और डेथ भी ऐसे नहीं कि अपने आप ही इनकी डेथ हो गई, इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया है इनकी बेसिकली मृत्यु करने में। सपोर्ट मतलब एक तरीके से आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई इंसान मरना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि उसको जीने से ज्यादा मरना आसान लग रहा है और उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल ऐसी लग रही है। कई बार दर्द होते हैं, कई सारी ऐसी बीमारी होती है जिनमें पेन होता है, इंसान कर रहा जाता है, अंदर से ऐसा लगता है कि यार उठा ले भगवान बस जैसे भी हो गया, वो वाली फीलिंग आप लोगों ने देखी होगी। तो उस टाइम पर यहाँ पर एक सपोर्ट क्या रहती है, मान लीजिए वो आज की डेट में किस पे बैठा है, वेंटिलेटर पर है, एक ऐसी चीज पर है, लाइफ सपोर्ट पर वो टिका हुआ है। तो पैसिव में क्या होता है, लाइफ सपोर्ट हटा लो उसकी और उसको आराम से जो है आराम से मर जाने दो, तो ये होता है पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में एक सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है पूरी कि इसको मरना कैसे है, ठीक है। एक तरीके से कुछ ऐसी आराम से उसको कुछ नहीं, एक तरीके से कुछ मतलब आप लोग बोल सकते कुछ सब्सटेंस दे देना जिसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे कि जहर का इंजेक्शन लगा देना कि आराम से ये ऐसा का सोता ही रह जाए, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ पर सुसाइड वर्ड यूज किया गया है, तो यहाँ पर सुसाइड वर्ड आप लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखिए, क्योंकि जो नॉर्मल सुसाइड होता है वो सुसाइड अलग रहता है। जैसे एनसीआरबी का डेटा आप लोगों को मैंने बताया था, एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि हमारे देश में नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी क्राइम होते हैं, जो भी हरकतें होती है उनका रिकॉर्ड रखने वाली एक ब्यूरो, एक ऑर्गेनाइजेशन है एनसीआरबी। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय वो किसके अंडर में आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो अभी 1987 से लेके 2007 तक का, तो मोटे मोटे ड्यूरेशन में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो लगभग 20 साल है जो लगभग ये इन 20 साल में यहां पर ये माना जा रहा है कि हर 1 लाख में से लगभग 8 या फिर 10 के करीब जो यहाँ पर पर्सन जो है इतनों में से यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं। यानी कि सुसाइड का जो रेट है वो एक ये लेवल का देखने को मिल रहा है इस ड्यूरेशन में। यानी कि और कहां पर ज्यादा है ये सदर्न और ईस्टर्न रीजन में। जो हमारी कंट्री का मैप आप लोग देखोगे, एक तो साउथ इंडिया में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इस साइड में आप लोग देखोगे, और एक ईस्टर्न रीजन में आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये वाला वेस्ट साइड हो गया और ये वाला नॉर्थ साइड हो गया। तो यहां पर एक तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सुसाइड कर रहे हैं लोग इस पर्टिकुलर रीजन में भी। अलग अलग साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी सुसाइड करने में। कुछ आप लोगों को विद्यार्थी, जो कि सबसे ज्यादा सुसाइड अभी रिसेंटली किया गया, कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे बच्चों के द्वारा सुसाइड किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कंडीशन क्या चल रही है, जॉब आ नहीं रही है, माइंड पे इतना प्रेशर है कि इंसान समझ नहीं पाता है कि इस प्रेशर को टैकल कैसे करना है। देखिए सारी चीजें अपनी जगह, मोटिवेशन दे दिया वो अपनी जगह है, ठीक है। एक तरीके से एक जो सिचुएशन है वो उसको टैकल करने की भी कोशिश की जाती है, पर उस टाइम पर भी जब लगा रहता है इंसान, लगा रहता है एक रिग्रेस साइकिल में फंसा रहता है, जब रिजल्ट नहीं आता है ना, तब इंसान के माइंड में से थॉट आने स्टार्ट होते हैं। तो उस टाइम पर कोशिश करो कि किसी न किसी के साथ में अपने कॉन्टैक्ट ऐसे रखो जिसके साथ में आप लोग अपनी बातें शेयर कर सको, जो आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव थॉट लाने में आप लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों के माइंड से वो नेगेटिव थॉट हट जाए। क्योंकि उसकी वजह से जो सुसाइड करते हैं यहाँ पर इतने सारे बच्चे, आप लोग खुद सोचिए उनके माँ बाप पर क्या बीतेगी। एक तरीके से जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनकी तो एक तरीके से ऐसा लगता है कि उनकी तो आशा खत्म हो गई जिंदगी जीने की, वो वैसे मर जाएंगे, भले ही जिंदे हो। वो उनका बच्चा अगर मर जाता है तो आप लोग सोचो कि माँ बाप आधे मर जाते हैं। वैसे अगर वो जिएंगे 70, 80, 90 साल, तो समझो कि वो और 5, 7, 10 साल पहले ही निकल पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है।
क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। मेरे ताऊ जी की डेथ हुई थी, मेरे दादाजी लग रहा था कि अभी और भी ज़्यादा जिएंगे, ठीक है, पर लेकिन वो कई बार रोने लगते थे। एक तरीके से ये माना जाता है कि बच्चे की जब डेथ होती है ना, उससे पहले बाप की डेथ हो जानी चाहिए, नॉर्मली ये माना जाता है, ठीक है, क्योंकि जो बाप अपने बच्चों की डेथ देख ले उससे बड़े दुख की बात कोई होती नहीं है, अगर नॉर्मल तरीके से एक इंसान के नाते देखें। क्योंकि बाप जो होता है वो एक तरीके से चला गया, तो बच्चे फिर उसके बाद में उनकी डेथ हो रही है, जाना एक दिन सबको है, पर लेकिन एक बाप जो अपने बच्चों की डेथ देख रहा है वो सबसे गंदी चीज होती है। तो कई बार रोने लगते थे वो, जो मतलब मुझे भी याद आता है क्योंकि मुझसे बहुत सारी चीज़ शेयर करते थे, ठीक है, तो कि हाँ कि मतलब एक तरीके से ना, तो उनके मन पे कहीं ना कहीं बोझ सा हो गया था यार। तो फिर मतलब उनकी भी फिर कंडीशन जो है वो सारी ऐसी हुई, मतलब कि फिर मतलब जो हुई सारी चीज़ें, तो वो कंडीशन बन जाती है फिर। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत बुरी सिचुएशन होती है। तो सुसाइड कभी भी मत सोचना यार, आप लोगों के माइंड में कभी आए तो इस चीज़ को हमेशा दूर रखना अपने से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग तो सुसाइड कर लोगे, पर लेकिन उसके बाद में आप लोग घर वालों के बारे में सोचना एक बार, ठीक है, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना एक बार, कितनी मशक्कत कर करके उन्होंने आप लोगों को यहाँ तक लेकर आया, यहाँ तक आई है जिंदगी, तो आगे भी चली जाएगी, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना बस, ठीक है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे भी हैं, आप तो स्टूडेंट हो, जो प्रोफेशनल और जो सैलरी वाले भी हैं, आप लोग क्या लग रहा है कि जॉब वाले सुसाइड नहीं करते हैं, कि कल को जॉब लग जाएगी तो सुसाइड नहीं करने, नहीं होगी, वहां पे भी होगी भाई साहब, डेली वेज वर्कर भी करेंगे, रिटायर्ड पर्सन, अब इनको क्या सुसाइड करने की पड़ेगी, रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, ये भी सुसाइड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड पर्सन सुसाइड कर रहे हैं। तो मुद्दा यहाँ पर यह कि सुसाइड इंसान वो करता है जो कि प्रेशर नहीं झेल पाता है। तो सुसाइड में ऐसा नहीं कि सिचुएशन की वजह से सुसाइड कर रहा है, उसने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो आप लोगों को अपने माइंड पर काम करना है कि कोई भी इतनी बुरी सिचुएशन आए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, वक्त अच्छा हो चाहे बुरा हो वो गुजर जाता है, तो ये बात ध्यान रखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आप लोगों के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी, हाँ ठीक है यार ये टाइम चल रहा है अभी निकल जाएगा, उसके बाद में फिर अच्छा वक्त आएगा। एक सॉन्ग है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा, कभी भी जिंदगी में अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग लो फील कर रहे हैं, तो एक लिंगा मूवी का सॉन्ग है, रजनीकांत की मूवी है, उसमें गाना है दिन डूबा है शाम ढली पर दिन फिर निकलेगा, दिल छोटा न कर। एक तरीके से ये गाना है कि बंजारे मतलब चलते रहो बस, आप लोगों का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। वो मैंने कई बार उसको लूप पे लगा के सुना है मैंने गाना, वो मतलब अंदर से मोटिवेशन देता है कि इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो एक बहुत ही एक आलीशान जिंदगी जी रहा था और सड़क पर आ जाता है, तो उस टाइम पर ये गाना आता है, तो बहुत ही शानदार मुझे लगा। लिंगा मूवी का सर्च करिएगा सॉन्ग, आप लोगों ने जिसने सुना भी होगा तो आप लोगों ने शायद जानते भी होंगे इसके बारे में। तो ये कंडीशन है, तो टाइम ऐसा होता है कि वो निकल जाता है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन देखने को मिल सकती है, तो उस टाइम पर आप लोगों को अपने आप को मैनेज कैसे करना है। जिस दिन ये चीज़ आ गई ना, जिंदगी की सारी प्रॉब्लम आप लोगों की दूर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी यहाँ पर ये इंसान है, इनको अभी क्या किया गया, इनको असिस्टेड सुसाइड यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराया गया इनको सुसाइड करने में, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, इसके चलते यहाँ पर इनकी लाइफ जो है उसको एंड किया गया असिस्टेंस की हेल्प से, यानी कि किसी ने आकर सपोर्ट प्रोवाइड कराया। कई सारी ऐसी कंट्री हैं आज की डेट में जो कि आज की डेट में अगर बात करें असिस्टेड सुसाइड को अलाउ करती हैं, यानी कि जब ऐसी कंडीशन बन जाए इंसान की कि ना तो जी रहा है और ना ही मर रहा है और पेन हो रहा है, कर रहा है वो जिंदगी में, या फिर काफी ज्यादा बर्डन बन चुका है फैमिली के ऊपर और कुछ रिकवरी के कहीं साधन दिख नहीं रहे हैं, तो कई सारी यूरोपियन कंट्री ऐसी देखने को मिलेगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी के साथ में कोलंबिया हो गया, या फिर आप लोग बात करें और भी कुछ कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलती है। ये असिस्टेड सुसाइड जो है वो अलाउ करती हैं, यानी कि यूथेनेसिया, पर लेकिन अंडर सम सर्कमस्टेंसेज, यानी कि कुछ सिचुएशन में अगर कहीं कुछ ऐसा एक माहौल देखा जाता है ऐसी जरूरी है तो ही अलाउ किया जाता है, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने उसको अलाउ कर दिया और वहां पर उसका नेगेटिव फायदा उठाने लगे, किसी इंसान के नाम पे प्रॉपर्टी है और ठाकर क्या किया, उस इंसान को जहर के इंजेक्शन दे दिए और उस इंसान को निपटा दिया और उससे विल लिखवा ली कि ये इंसान ना अपने आप से ही मरना चाह रहा था, इसने खुद ने बोला मुझे यूथेनेसिया दे दो। क्योंकि जब प्रॉपर्टी की बात आती है ना यार, ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान का ईमान डुला देती है, हमेशा इंसान जो है वो एक तरीके से गंदी सोच में पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से यूथेनेसिया का गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए यहाँ पर काफी कम ऐसे लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि एक्टिव यूथेनेसिया को अलाउ करते हैं। नॉर्मली जो अलाउ किया जाता है वो पैसिव यूथेनेसिया को अलाउ किया जाता है, यानी कि जो लाइफ सपोर्ट है, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रोक दीजिए और यहाँ पर तब यहाँ पर इसको अलाउ किया जाता है, ठीक है। और वो भी यहाँ पर जब कोई भी ऐसा फैमिली मेंबर या फिर कोई पर्सन होगा जो कि उसका जानने वाला है, वो यहाँ पर कंसेंट यहाँ पर देगा, क्योंकि सामने वाला ऐसा इंसान हो चुका है उसका दिमाग भी नहीं चल रहा है, वो तो बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है पिछले 15-20 महीने से। तो इस टाइम पर यहाँ पर जो घर वाले हैं वो एक डिसीजन यहाँ पर लेते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसके सपोर्ट में और इसके अपोज में कई सारे आर्ग्यूमेंट आते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं सही है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर गलत है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट सपोर्ट में है वो और इसी के साथ में जो अपोज में है उनमें कई बार कई सारे एथिकल इशू आ जाते हैं। जैसे कि सपोर्ट में अगर बोलता है तो ये बोलता है यार फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ठीक है, पर लेकिन जो अपोजिट में है वो ये बोलते हैं कि जब इंसान का ये एक तरीके से हाथ में ये नहीं है कि वो किसी को लाइफ दे सके तो वो किसी की जान कैसे ले सकता है। तो डेथ जो है वो भी नेचुरली होनी चाहिए, हम लोग जो है इसके अंदर इंटरफेयर ना करें। एक इंसान है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, पर लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिल नहीं रही है, इंडिविजुअल जो है काफी प्रॉब्लम फील कर रहा है, एक पेन में उसकी जिंदगी चल रही है, ठीक है, तो एक डिग्निटी वाली लाइफ, उसको एक डिग्निटी वाली डेथ चाहिए। कम से कम इंसान ने कहते हैं कि एक ऐसे तो मरे कम से कम कि हाँ अच्छे से मर गया, शांति में मर गया, पर लेकिन वो तड़प तड़प कर मर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब इंसान को पेन होने लगे, तड़प तड़प कर मरने लगे, तो उस टाइम पर कंडीशन आप लोग समझो कैसी होगी। तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो यहां पर कई तरह की चीजें निकल कर आती हैं। पेशेंट के बारे में बात की जाती है कि यूथेनेसिया जो है वो ओनली जो वर्चुअल इफ द पेशेंट इज मेंटली जो यहां पर एक तरीके से खत्म हो चुका है तब यहां पर ये सारी चीजें अलाउ करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर रिसोर्सेज किस तरीके से यूज करें, ये क्या इंसान के नाम पर सही प्रैक्टिस है? अगर बात करें इसके लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए, या फिर यहां पर किसकी हेल्प से आप लोगों को इसको करना चाहिए, या किस तरीके से इसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इसके नेगेटिव चांसेस भी देखने को मिलते हैं। एक काफी रिसोर्सेज के ऊपर काफी बर्डन यहां पर देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके से कैसे यहां पर आप लोग चीजों को लेकर चलोगे, फिजिशियन असिस्ट करे सुसाइड करने में, या फिर किस तरीके से उसको टर्मिनली इल बीमारी अगर चल रही है तो कैसे उसको लेकर चल रहे हैं। तो दोनों तरीके से लोग जो है यहां पर इसके बारे में आप लोगों को बात करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक ऐसा डिबेटेबल पॉइंट है। जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फांसी देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए, तो उसके ऊपर डिबेट करते हैं। बहुत सारी कंट्री ऐसी हम लोग को फांसी देनी नहीं चाहिए, ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि फांसी दे देनी चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनके ऊपर काफी लंबे समय से बात चलती हुई आई है, और ये रेगुलरली आप लोग ऐसे टॉपिक है जो न्यूज में देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमारी कंट्री में जब कोर्ट के अंदर में ये मैटर पहुंचा कि क्या इसको अलाउ करना चाहिए, तो बात की गई कि यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया कि पैसिव यूथेनेसिया को यहां पर कंप्लीट किया जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो लाइफ सपोर्ट पे टिका हुआ है काफी लंबे समय से, और बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और कोई रिकवरी के चांस भी नहीं है। डॉक्टर ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये ऐसे ही लाइफ सपोर्ट पे रहने वाला है। तो इसकी वजह से कि कौन यहां पर इसको कर सकता है, किसकी कंसेंट यानी कि किससे यहां पर एक तरीके से नहीं परमिशन लेनी है यहां पर कि कौन कर सकता है, और कैसे आप लोग इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें फोकस यहां पर देनी है। यानी कि एक पूरा प्रोसीजर समझाया गया है यहां पर एक तरीके से, ताकि उसको गलत तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सके। क्योंकि अगर रेगुलेट प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी कि हो सकता है कि आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो कई बुरी कंडीशन यहां पर निकल कर आती है कि प्रॉपर्टी के लिए सामने वाले की जान ले ली। तो उस चीज को रोकने की कोशिश यहां पर की जा रही है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर आप लोगों से यहां पर कोई क्वेश्चन पूछे तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सकता है कि असिस्टेड सुसाइड क्या है। ऐसा आप लोगों से बहुत आसानी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो असिस्टेड सुसाइड एक तरीके की प्रैक्टिस है जहां पर यहां पर जो पर्सन जो कि काफी ज्यादा बीमार है उसको अपनी लाइफ जो है वो यहां पर एंड करनी है, ठीक है। तो विद एक्टिव असिस्टेंस कोई उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराए, उसको ये हेल्प करे, यानी कि जैसे कि उसका लाइफ सपोर्ट हटा दिया, तो ये कंडीशन है। बोला गया कि कई सारी यूरोपियन कंट्री जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया साउथ अमेरिका के अंदर में अलाउ करती है यूथेनेसिया अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। ये जो एनी सर्कमस्टेंसेज है यहां पर ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर अभी आप लोगों को मैंने डिटेल में बताया। यहां पर आप लोग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर अगर बात करें इसके बारे में। तो इन्होंने क्या बताया, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज, एनी नहीं कि किसी भी कंडीशन में उठा के सुसाइड कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ कंडीशन में होगी यहां पर। तो इस तरीके से आप लोगों से एग्जाम में यूपीएससी खेलती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर ए हो गया, ठीक है। और यहां से आप लोगों के लिए जैसे कि आप लोगों को जब मुझे लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें से आंसर राइटिंग भी बन सकती है और एथिक्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो यहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। बात की जा रही है, डोंट यू थिंक ह्यूमन हैव द राइट टू डाई व्हेन एंड हाउ दे वांट टू। यानी कि डिस्कस करना आप लोगों को कि जब मान लीजिए आज के डेट में डिसाइड कर लिया कि इस इंसान को जो है इसने अपनी डेथ डिसाइड कर ली, ठीक है, कि इस दिन ये अपना शरीर छोड़ देगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या उसको अधिकार होना चाहिए? जैसे आर्टिकल 21 जो है वो आप लोगों को अधिकार देता है राइट टू लाइफ का। तो यहां पर अगर कोई इंसान मरना चाहता है तो उसका अधिकार यहां पर मिलता है उसको। जो बात अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, और ये आप लोगों से बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाएगी। रियलिटी में इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ये एग्जाम के लिए तो अपनी जगह पर, लेकिन रियलिटी में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है इस मुद्दे के ऊपर। जब यहां पर एक केस पहुंचा यहां पर 1994 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि आप लोगों को पता है कि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 21 है,
आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो फिर यहां पर जब राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं तो इसी के अंदर राइट टू डाई भी आना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की लाइफ है, उसको ये अधिकार है कि वो यहां पर अपनी जान भी ले सकता है, तो ये उसको अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया तो उसने आर्टिकल 21 के तहत में यहां पर ये बोल दिया कि राइट टू लाइफ तो है इसके अंदर में, पर राइट टू डाई जो है वो इस आर्टिकल के अंदर में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसको साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को सोसाइटी के अंदर में देखने को मिल सकते थे। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये याद रखिएगा, क्योंकि सुसाइड करना हमारी कंट्री में एक ऑफेंस माना जाता है इंडियन पिनल कोड के तहत में, अगर आप लोग बात करोगे भारतीय दंड संहिता के अंदर में। तो इसलिए यहां पर ये इंसान अगर कोई सुसाइड कर लेता है, पहले तो उसको जेल में डाल दिया था अगर किसी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, अब थोड़ा सा ये कि जेल में न डालकर उसको बोला गया कि डॉक्टर के पास में लेकर जाओ, क्योंकि ये मेंटली इल पर्सन है, इसको सुसाइड करने की कोशिश जिसने की गई थी। तो ऐसे केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं। अब जब आप लोग केसेस के बारे में पढ़ोगे ना, आप लोग इन चीजों को एंजॉय करोगे, कैसे कैसे केसेस निकल कर आते हैं और उसमें से फिर जो हमारा कोर्ट है वो कैसे कैसे इंटरप्रिटेशन देता है, यानी कि कैसे समझाता है कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो कुछ सपोर्ट में कुछ अपोज में। तो अच्छे से टॉपिक को समझोगे तो आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, कैसा लगा टॉपिक, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। 1 सेकंड आप लोगों को लगेगी, इससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है टॉपिक या नहीं। ठीक है, तो फीडबैक जरूर दिया करो, ये एक तरीके से एक नहीं, वो कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ये फीडबैक भी आप लोग मेरे तक जरूर पहुंचाया करो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट टॉपिक। दोस्तों, जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में बात कर लें या फिर किसी भी रिपोर्ट या फिर इंडेक्स के बारे में बात कर लें तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के लिए बन जाता है। और क्वेश्चन तो अलग बात है, इससे आप लोगों को सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर क्या है वही पता चलती है। तो जेंडर गैप रिपोर्ट शुड रिकॉर्ड वुमेन इन लोकल गवर्नेंस बॉडी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई है। हमारे देश में जो लोकल गवर्नमेंट है वहां पर काफी लार्ज स्केल पर वुमेन का पार्टिसिपेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में मैं बात करता हूं। हमारे देश में अगर देखें, इवन आज की डेट में जो हमारी प्रेसिडेंट हैं वो भी आप लोगों को एक महिला नजर आएंगी, तो ये काफी बड़ी बात है। वुमेन इंपावरमेंट का पार्टिसिपेशन का फोकस अभी आप लोगों को हमारी जो रिपब्लिक डे की परेड हुई उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि वुमेन के ऊपर कितना फोकस किया गया है। तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है, ये आसान काम नहीं है। हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल पर जाकर यहाँ पर ये काम किया है, तो अप्रिशिएट करने लायक यहाँ पर काम है। तो क्राइटेरिया जो है फॉर जेंडर गैप रिपोर्ट उसके बारे में बात की जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वो बोल रहा है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन जो पंचायत लेवल पर है उसके अंदर भी यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट में उसको काउंट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि अभी इसको काउंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये अभी कुछ और काउंट कर रहे हैं। जी हाँ, अभी जो इनका काउंट करने का मुद्दा चल रहा है यह है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और जो अपॉर्चुनिटी रहती है महिला के लिए, एक तो उसके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। यानी कि इनके द्वारा अपने कुछ इंडिकेटर हैं, जैसे आप लोग बोलो, मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप लोगों को टू डू लिस्ट अपनी बनानी है और फिर शाम को उसके ऊपर स्टार देने हैं। ठीक है, तो उसमें स्टार देने का क्राइटेरिया क्या होगा कि हाँ हम लोगों ने मॉर्निंग में टाइम पर उठे थे, टाइम पर सोए थे, अपना जो डिसाइड किया था वो फॉलो कर रहे थे। उसके बेस पर आप लोग फिर बैठकर अपने पूरे दिन को स्टार करो कि हाँ मेरे दिन में 4 स्टार मिले हैं, मुझे 3 स्टार मिले हैं, या फिर 5 के 5 स्टार मार दिए। तो ये आप लोग डिसाइड कर पाओगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन यानी कि आर्थिक भागीदारी या फिर अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी क्या है उसके बारे में फोकस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशनल अटेनमेंट यानी कि कितनी शिक्षा प्राप्त की है उसके ऊपर फोकस करते हैं लड़की और लड़के के द्वारा। हेल्थ एंड सर्वाइवल यानी कि स्वास्थ्य और जीवन रक्षा, इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी कि राजनीतिक जो अधिकारिता है, यानी कि कितनी हम लोग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है महिलाओं का, उसके बारे में बातें करते हैं। ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो है पहली बार 2006 में लॉन्च किया गया था। तो ये इंडेक्स जो है टाइम टू टाइम देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पंचायत लेवल का डेटा इंक्लूड करेंगे तो इंडिया की जो रैंक है वो अच्छे लेवल पर आप लोगों को जाती हुई यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमारे देश में काफी शानदार देखने को मिलता है। इसके ऊपर तो कई सारी आप लोगों ने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, तो इस चीज को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, कंफ्यूजन माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पर अगर बात करूं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में, तो रिसेंटली जब ये इंडेक्स प्रस्तुत किया गया था लेटेस्ट, उसमें इंडिया की रैंक क्या थी, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। बाकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 1971 यानी कि 1971 में ये बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पब्लिक भी मिलती है और प्राइवेट भी मिलते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं।
यहां तक तो आप लोगों ने समझ लिया, पर लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं ये जरूर याद रखिएगा। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ETI यही ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट यही ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रस्तुत करती है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट यही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रस्तुत करती है। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है यही ऑर्गेनाइजेशन प्रस्तुत करती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों की कवर करा दी। क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अक्सर आप लोगों ने एग्जाम अगर उठाकर पुराने पेपर देखे होंगे तो ये चीज आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, वही बात बोलता हूं, टॉपिक इस तरीके से कवर करो, ये मत देखो प्रीलिम से पूछ जाएगा, मेन से पूछ जाएगा, इंटरव्यू पूछ जाएगा। टॉपिक कवर कर लो, अब पूछ लो भाई साहब तुमको जहां पे पूछना है। ठीक है, ये एटीट्यूड, ये नेचर आप लोगों को होना चाहिए टॉपिक को लेकर। ओके, कोरल रीफ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं कोरल रीफ, वो समुद्र की हेल्थ के बारे में बताते हैं कि इसकी हेल्थ कैसी है। अगर इनकी जो बेसिकली मृत्यु होनी स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब यह है कि इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो ये एक स्टडी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली येलो बैंड डिजीज YBD देखने को मिले। कहां पर? थाईलैंड के अंदर में यहां पर जब एक स्टडी की गई तो देखने को मिला कि कोरल रीफ जो है वो एक तरीके से येलोइश कलर में हो रहे हैं और उनका एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उनको कंप्लीटली। तो यहां पर ये जब स्टडी की गई तो इससे पता चला यहां पर थाईलैंड के अंदर में यहां पर कि YBD ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहां पर कि ये कैसी डिजीज होती है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि यहां पर डिस्टर्ब करती है सिम्बायोसिस रिलेशन को ऑफ कोरल जो भी है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? सबसे पहले तो ये बीमारी कैसी है, इसका नाम याद रखिएगा, येलो बैंड डिजीज। कहां पर देखने को मिली? थाईलैंड के अंदर में। कैसी बीमारी है? बैक्टीरियल बीमारी है। किस पर्टिकुलर डिस्टर्ब करती है रिलेशनशिप को? तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को ये डिस्टर्ब करती है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तो डिजीज जो है वो कलर होता है उसका बेसिकली कोरल का, उसको येलो कर देते हैं बिफोर डिस्ट्रॉय, यानी कि जब वो मरने वाला होता है उससे पहले उसका कलर जो है वो येलो हो जाता है। उन्हें कहते हैं कि इंसान जो है सांप ने काट लिया पीला पड़ गया, हालांकि जो भी है मतलब उदाहरण के तौर पे वैसे बोल रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके चलते आप लोग चीज़ों को देखेगा तो यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें इसका कोई सॉल्यूशन अब तक नहीं है। यहाँ पर ये एक नॉन रिवर्सेबल और अनलाइक द कोरल ब्लीचिंग जिसको रिवर्सेबल कैटेगरी में डाला जाता है वो भी यहाँ पर नहीं है। रिसर्चर जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओवर फिशिंग एक सबसे बड़ा खतरनाक रीजन है। मछलियां बहुत ज्यादा पकड़ी जा रही हैं। जो सी का वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो मुझे पता ही था, इसका नाम और पोल्यूशन का नाम जरूर आएगा यहाँ पर। ये एक मेन चीज देखने को मिलेगी। यानी कि इन सब में सबसे बड़ी चीज क्या है अगर मैं बोलूं वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें की वजह से यहाँ पर ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये सीधा सीधा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी तो है यहाँ पर, ये ओवर फिशिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हम लोग इतना लार्ज स्केल पर फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल ये सब जला रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में पोल्यूशन फैला रहे हैं। समुद्र के अंदर में देखोगे टायर, पन्नी, पता नहीं क्या क्या, कछुए आप लोगों ने कई सारे देखे होंगे, उनके गले में प्लास्टिक फंसी हुई है, वो सब चीजें तो खतरनाक लेवल का पोल्यूशन फैला रहे हैं भाई साहब। इंसान जो है वो खतरनाक प्राणी हो चुका है धरती पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि उसके अलावा और कोई जिंदा रहे यहाँ पर। तो ये सिचुएशन इसकी वजह से यहाँ पर क्रिएट हो जा रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अब आगे बात करूं, एक वर्ड यहां पर आया था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा होता है? ये रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जिसमें दो बिल्कुल डिफरेंट यानी कि डिसिमिलर ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती हैं। अगर दो अलग अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो रही हैं, पर लेकिन एक को फायदा हो सकता है, दूसरे को फायदा भी हो सकता है और फायदा भी ना हो, कोई बात नहीं है, वो न्यूट्रल रहेगा। जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में यहां पर बोले तो ये पर्टिकुलर जो यहां पर जानवर है इसके ऊपर ये चिड़िया बैठी हैं, इसके ऊपर से कुछ ना कुछ इनको गंदगी मिल रही होगी जिसको खा रहे होंगे यहां पर। तो यहां पर हो सकता है कि वो गंदगी इसको नुकसान भी ना पहुंचा रही हो, पर लेकिन इनका पेट भर जा रहा है। तो एक म्यूचुअल बेनिफिट का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो बोला जाता है कि द स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिम्बायोसिक डिपेंडेंसी ऑन वेदर, एक तरीके से आइदर बोथ ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट और कोई सी वन। ठीक है, तो यहां पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट होती है, तो म्यूचुअल एक तरीके से उसको फायदा आप लोग बोल सकते हैं। तो म्यूचुअलिटी एक कैटेगरी में भी आप लोगों को यहां पर ही देखने को मिलेगा। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में भी हल्का सा आइडिया आप लोग यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज थी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं।
यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया और इजिप्ट के द्वारा कई सारी एमओयू साइन की गई है। एमओयू यहाँ पर देखने को मिलेगी आप लोगों को अलग अलग एरिया में, कि हम लोग को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्रसार भारती जो हमारे देश में, मैंने आप लोगों से एक टॉपिक भी डिस्कस किया था प्रसार भारती से, और नेशनल मीडिया अथॉरिटी ऑफ इजिप्ट मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अप्रूव किया गया है 106 पद्म अवार्ड, जिसमें 6 पद्म विभूषण है। ये पद्म विभूषण की पूरा जो चार्ट है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। 9 पद्म भूषण आप लोगों को देखने को मिलेंगे और 91 पद्म श्री आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव किए गए थे यहाँ पर 412 गैलेंट्री जो अवार्ड्स होते हैं, ये डिफेंस पर्सनल को यहाँ पर दिए जाते हैं। ये यहाँ पर खासकर जो पद्म विभूषण है इसके बारे में मैं थोड़ा सा फोकस दे रहा हूँ। रीजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अलग अलग फील्ड के 6 लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया, ठीक है। तो जिसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो यूएसए की पर्सनैलिटी आप लोगों को देखने को मिलेंगे श्रीनिवास यहाँ पर वरदान, जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के भी यहाँ पर इंसान को यहाँ पर ये मिला है, ठीक है। इसी के साथ में मुलायम सिंह यादव जी को दिया गया है उत्तर प्रदेश से पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में। श्री बालकृष्ण दोषी, इनको आर्किटेक्चर के फील्ड में, ये गुजरात से आते हैं। जाकिर हुसैन आर्ट के फील्ड में महाराष्ट्र से हैं। SM कृष्णा पब्लिक अफेयर कर्नाटका। दिलीप महानलोवीज मेडिसिन के फील्ड में पोस्टुमसली यानी कि आफ्टर मरणोपरांत वेस्ट बंगाल से। तो ये पूरी 6 की 6 जो लिस्ट है ये टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार आप लोग नजर डालें ना, ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है। अब ये बताइए हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है हमारे देश के अंदर में, अगर यहां पर सिविल कैटेगरी में हम लोग बात करते हैं। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब के द्वारा काफी बड़ी बात बोलेगी कि यहां पर ओपन कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में लगभग 1268 जजमेंट जो है वो 13 लैंग्वेज में ऑन रिपब्लिक डे के दिन यहां पर रिलीज किए गए। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की मैक्सिमम चीजें जो हैं वो आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलती हैं। अगर हिंदी में या फिर दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर जजमेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जजमेंट पहुँच पाएंगे, और इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये काम यहाँ पर DY चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा ये काम किया गया। तो अप्रिशिएट करने लायक ये वर्क आप लोग यहाँ पर इनका बोल सकते हैं, ठीक है। म्यूनमेंट मित्र स्कीम जो है यहाँ पर ये अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जल्दी ही इनेबल करेगी प्राइवेट फिल्म को, कि यहाँ पर ये लगभग 1000 के करीब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो म्यूनमेंट है उनको रिवैम्प करने के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ पर ये, ठीक है। इंडिया की 5 to 7 कंट्रीज जो है वो साइन कर रही है इंडिया स्टेक, इंडिया डेवलप टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लाइक UPI, डिजीलॉकर, आधार। तो इंडिया अपना तो हम लोग डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। देखिए असली इंसान कौन है, जो अपना तो फायदा सोचे ही सोचे, अपने साथ में दूसरों का भी फायदा सोचे, वो एक सही इंसान है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे, वो इंसान नहीं होता है, वो तो बस एक ही अलग कैटेगरी का जानवर पहुंच गया। आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि अपना फायदा होना चाहिए, भले ही दूसरे कितना का भी नुकसान हो जाए, तो वो वाली कैटेगरी हम लोग को नहीं डेवलप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि हमारा देश किस पैटर्न पे चल रहा है। हम लोग वासुदेव कुटुंबकम वाले लोग हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर हर जगह देखने को मिलती है कि नहीं। चलिए सही बात है, आगे चलते हैं। इकोनॉमी की कुछ न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, और गूगल जो है वो मूंधे मुंह आके पड़ गया देश के अंदर में। गूगल ने शाम दाम दंड भेद लगा लिए, NCLT के पास में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास में गया, अभी आके सुधर गया। तो गूगल ने अनाउंस किया है कि वो चेंज करेगा अपना एंड्रॉयड और प्ले स्टोर की पॉलिसी इंडिया के अंदर में, और वो कंप्लाइन करेगा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टिव्स है। अब तक ये क्या कर रहा था, अगर कोई फ़ोन खरीद कर आप लोग लेकर आए तो उसमें सारी चीज़ें उन्हीं की सेट रहेगी, यानी कि गूगल का यूट्यूब रहेगा, गूगल का मन करे तो इसका मतलब पता नहीं क्या क्या डाल दें, ठीक है, गूगल का सर्च इंजन रहेगा। सब इतना फेमस हो गया कि क्या करो, वर्ड कोई बोला यार ये समझ में नहीं आ रहा है, अरे गूगल कर ले, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, उसको गूगल कर ले बोल देते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो अब ये सुधरेगा, यहाँ पर इंसान की इच्छा रहेगी कि उसको क्या डाउनलोड करना है, अपने हिसाब से डाउनलोड कर ले वो। हालांकि बहुत सारे लोगों इनके बारे में पता नहीं होता, उनके लिए सहूलियत भी है, ठीक है, लेकिन सही है कि इच्छा तो है इंसान की, क्या कुछ तो खोजेगा, कुछ सर्च करेगा, कुछ नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये UN के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ठीक है, पहले तो ये याद रखिएगा। इसमें इंडिया की ग्रोथ जो है वो 5.8 बोली गई है 2023 के लिए। 2023 ऐसा साल बताया जा रहा है जो कि इकोनॉमी के लिए कोई ज़्यादा अच्छा है नहीं, बहुत सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। तो देखते हैं सॉल्यूशन कैसे यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड देखकर चलते हैं।
सेंटर के द्वारा रिलीज किया गया 3 मिलियन टन व्हीट ओपन मार्केट में, ताकि यहां पर हाई प्राइस जो चल रहे हैं उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या रहता है, जब भी मार्केट में हाई प्राइस हो गए तो इसका मतलब है कि चीजें कम अवेलेबल हैं, और कम अवेलेबल है तो उसको टैकल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा भी चलाए जाते हैं। याद रखिएगा, वो अलग है, मार्केट में लिक्विडिटी बनाने के लिए और खींचने के लिए, यानी कि मार्केट में पैसा लाने के लिए, उसको खींचने के लिए। ठीक है, आरबीआई का जो प्रोसेस है स्ट्रेस एसेट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द क्विक रिजोल्यूशन, तो ये प्रोसीजर याद रखिएगा। इसमें एनपीए के ऊपर काफी बड़ा फोकस दिया जाता है, जिसको आप लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हो, ताकि आरबीआई या फिर आरबीआई जो है फोकस कर सके, जो भी कंडीशन खराब हो रही है उन सिचुएशन को सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिक की न्यूज़, वन लाइनर टाइप की, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड के बारे में। तो यूनेस्को के द्वारा डेजिग्नेट किया गया है यूक्रेन का जो यहाँ पर बेसिकली ओडेसा, ये पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर्ड साइट की कैटेगरी में उसको डाल दिया है, क्योंकि पता है यूक्रेन के अंदर में क्या चल रहा है। देखो होता क्या है, अभी यूएसए ने और रसिया ने, बेसिकली यूएसए ने और उसने जर्मनी ने बोला कि हम लोग अपने टैंक भेजेंगे। पुतिन को सुन गया, पुतिन भाई साहब ने अगले ही दिन बम्बार्डमेंट कर डाली यहाँ पर। ठीक है, दबा के। आप लोग सोच रहे हैं कि खेल क्या चल रहा है यहाँ पर, ये खेल अभी यहाँ पर डर्टी वॉर में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, एक ये वैसी लड़ाई नहीं रही कि दो देशों की लड़ाई है, चलो लड़ गए, एक हार गए, एक जीत गए, नहीं, अब इसको बाकायदा खींचा जा रहा है ताकि रसिया की कमर तोड़ी जा सके यहाँ पर। तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर खेल रहा है, वो चाहता ही नहीं है कि कोई अपने पैरों पर खड़ा रहे ढंग से, उनके सामने आकर टिके। ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि दुनिया जो है उनका गुलाम रहे, उनके हिसाब से चलता रहे, ऐसी सिचुएशन है, तो आप लोग समझ सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है वो 235वीं एनिवर्सरी ऑफ ब्रिटिश कोलोनाइजेशन, ये यहाँ पर इसको प्रोसीजर को देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया डे जो है फोकस करता है एक तरीके से ब्लैक रिकग्निशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलिया, देखो अच्छी बात पता है क्या हमारे देश की, जब हमारे देश को बोला गया कि हाँ आप लोग जो है एक तरीके से चाहते हो कि आप लोगों के ऊपर एक डोमिनियन स्टेटस बना रहे, यानी कि यूके जो है वो छोड़कर तो जा रहा है पर लेकिन छत्र छाया यूके की बनी रहे, यानी कि हम लोग उनकी रानी का बर्थडे सेलिब्रेट करें। अबे हम अपने प्रेसिडेंट का तो कर नहीं रहे, तुम्हारी रानी का करेंगे, अपने खुद के बर्थडे तो हम लोग सेलिब्रेट करते नहीं है। हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अपनी महान पर्सनैलिटी का बर्थडे सेलिब्रेट करें, तुम्हारी राजा रानी का बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आज भी ऑस्ट्रेलिया में रानी का बर्थडे या फिर जो राजा होगा, राजा है जो उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, पर लेकिन हम लोग इस चीज़ों से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ठीक है भाई साहब, हम अपने राजाओं के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हमारे धांसू राजा हुए उनके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो ये समझ सकते हैं, तो हमारे जो एक तरीके से संविधान निर्माता थे उन्होंने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा, और मैं तो इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ भाई साहब। पता चला रानी के बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे हम लोग आज़ाद इंडिया में बैठ के, 200 साल तक उन्होंने रूल किया, अब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ एक ग्रुप बना दिया ताकि याद दिलाता रहे कि तुम जो है गुलाम रहे हो। ठीक है, तो गुलामी का प्रतीक है भाई साहब। तो चलिए सही है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग हटा रहे हैं यार आराम से। नॉर्थ कोरिया जो है उसकी कैपिटल है, ये यहाँ पर बेसिकली इसके कुछ शब्द गायब किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसका नाम बताना है क्या है। तो यहाँ पर अभी रेस्पिरेटरी इलनेस यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो लीडर ऐसा है किम जोंग उन, वो वैसे भी जिसको सांस की बीमारी होगी पता चला सबको बोल देगा फांसी पे चढ़ा दो, तो कंडीशन खराब हो सकती है। तो बड़ी बुरी कंडीशन है नॉर्थ कोरिया में। तो वहाँ पर आप लोगों को पता है कितने सारे लोगों की डेथ हो गई, क्या हो गया, किसी को पता नहीं चलता है। कोई मीडिया अलाउ ही नहीं है भाई साहब, बोलता है ये अपुन का इलाका है, यहाँ पर सांस भी अपुन की मर्जी से चलेगा। ठीक है, जर्मनी और यूएसए ने बोला है कि वो बैटल टैंक भेजने के लिए तैयार है यहाँ पर। यूक्रेन का लीडर ये बोल रहा है कि मुझे बस टैंक देते रहो और मुझे लड़ाते रहो। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बर्बादी दोनों की होगी लड़ने वाले टाइम पे। ठीक है, दूसरे तो दूर खड़े खड़े मजा देखते रहेंगे आराम से, पर लेकिन इन रियलिटी में देखोगे ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन क्या है, वो काफ़ी बदतर यहाँ पर यूक्रेन के अंदर होती हुई नजर आएगी। पर लेकिन वही है, क्या ही बोले, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए जो भी है, छोटी सी टेस्ट सीरीज है, छोड़ो टेस्ट सीरीज, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को देता हुआ चलो। अटेम्प्ट करो एक एक क्वेश्चन ताकि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहे इसको लेकर। G20 वर्किंग ग्रुप ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग वो होस्ट की जा रही है कौन सी सिटी के द्वारा? अहमदाबाद, बेंगलुरु, उज्जैन या फिर वाराणसी? सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है किस स्टेट के द्वारा इनोग्रेट किया गया, जिसका नाम है नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल मॉडर्न इरिगेशन के बेसिस पर? हरियाणा, आसाम, कर्नाटका या फिर उड़ीसा? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी बेसिकली यहाँ पर स्टेट या यूटी के द्वारा सेंटर फॉर मेडिसिन इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी यहाँ पर अभी सेटअप किया गया? आसाम, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर तेलंगाना? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले आते हैं। FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में होस्ट किया जा रहा है कौन सी कंट्री के द्वारा?
कजाकिस्तान, रसिया, चाइना या फिर इंडिया। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आफ्टर जो अवार्ड यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो यहाँ पर जो भी अवॉर्डीज हैं उनको यहाँ पर नाम पर हमारे देश के जो आइलैंड हैं उनके नाम रखे गए अंडमान निकोबार के अंदर में। हालांकि क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब की बार दूसरे टाइप के ऑप्शन है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर परमवीर चक्र। सही आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर कम से कम मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये नहीं करना चाहिए है? चलिए आंसर बताइए। एक सी सेट का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, तो इसका आंसर दिया करो। एक बच्चा कह रहा है कि सी सेट का क्वेश्चन मत लगाया करो, ऐसा कुछ है क्या? बता दो यार, हटा दूंगा मैं, ठीक है? येस या फिर नो आप लोग बता देना अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है कि जनरल स्टडी में कह रहा है सर सी सेट का मेल नहीं बैठता है। वैसे अगर देखो मेरा बेसिक पर्पज तो ये रहता है कि आप लोग एटलीस्ट एक क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लो। अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं सर हम प्रैक्टिस अपने आप से ही कर लेते हैं तो मैं उसको हटा भी दूंगा, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बता देना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? आइलैंड है यहाँ पर जिसका नाम है यहाँ पर बाइत्रा। तो बाइत्रा या फिर बित्रा आइलैंड आप लोग इसको बोल सकते हो। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो ये अपनी प्यारी कंट्री है यहाँ पर। इसमें जब आप लोग जाओगे बेसिकली किस साइड में, इसको बोलते हैं हम लोग अरेबियन सी। ये जो लेफ्ट वाली साइड है, राइट वाली साइड को बोलते हैं यहाँ पर क्या, इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। तो ए यानी कि ए हो गया इधर लेफ्ट साइड में और बी हो गया इधर, तो ए बी से याद रख लेना, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर कंफ्यूजन हो जाता है, मैं तो किधर किधर पढ़ता है। तो ए से हो गया अरेबियन सी और बी से हो गया बे ऑफ बंगाल। तो पहले ए आ गया लेफ्ट साइड में, फिर बी आ गया राइट साइड में। इसी की साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा बिल्कुल पास में, ये है बित्रा आइलैंड। तो ये जो यूनियन टेरिटरी है हमारी लक्षद्वीप, उस साइड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये काफ़ी फेमस है बेसिकली। बित्रा आइलैंड जो है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट एक इनहेबिटेड एरिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कहाँ पर है, ये हो गया पर्टिकुलर एरिया, ठीक है? तो क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे आते हैं, तो अपने एरिया के बारे में अगर लोकेशन पूछे तो उसके बारे में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लगभग 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये किसके बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है? तो ये था इसका एक लोकेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा और इसके बाद में फिर आप लोगों का जो सेक्शन रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। वो कौन सा है बताओ, पता है कि नहीं? वोकैबुलरी वाला सेक्शन, ठीक है? एक बच्चा कह रहा है सर पूरा मजा तो वोकैबुलरी में आता है। मैंने कहा अच्छा जी चलो मजे लेते रहो बस। G20 वर्किंग ग्रुप ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग, ये किसके द्वारा होस्ट की जा रही है? तो बेंगलुरु, ठीक है? तो बेंगलुरु में बंगले में बैठ के होस्ट करेंगे, यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी सिटी सस्टेनेबल होनी चाहिए। हालांकि बेंगलुरु में सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, अभी बाढ़ आ गई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके की, बुरी तरह कंडीशन खराब हो गई थी वहाँ पर, ठीक है? तो G20 की फर्स्ट वर्किंग ग्रुप की इन्वायरमेंट की जो मीटिंग है ये फरवरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी 2023 के अंदर में, ठीक है? तो फोकस यही रहने वाला है कि लैंड डिग्रेडेशन को कैसे ठीक करना है, क्योंकि जो ज़मीन है वो बर्बाद हो रही है, और कैसे बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करना है। तो इन मुद्दों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो अच्छी तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है, ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इसके बारे में बात की गई थी, इनॉग्रेट किया गया था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। ये नारायणपुर में देखने को मिलेगा, सिंचाई से रिलेटेड मॉडर्न फैसिलिटी की बात की जा रही थी। कहाँ पर? ये था कर्नाटक के अंदर में, ठीक है? तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा भी प्रोजेक्ट जो थे यहाँ पर फार्मर के वेलफेयर के लिए यहाँ पर बात की गई, ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर कैनाल है बेसिकली यहाँ पर नारायणपुर कैनाल, जो इसके बेसिकली एरिया में यहाँ पर इसको क्रिएट किया गया। लगभग ये काफ़ी कॉस्टली था प्रोजेक्ट, याद रखिएगा ये 4,699 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट था, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इतना पैसा लगाकर कुछ खर्च कर रहे हैं तो कोई रीज़न ही होगा ना। तो उस एरिया में चीज़ों को ढंग से डेवलप करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर जो है सी हो गया। आगे बात की जा रही है यहाँ पर सेंटर के बारे में। ये स्टेट बात की जा रही है कि यूनियन टेरिटरी या फिर जो यहाँ पर स्टेट के द्वारा सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी, तो कहाँ पर सेटअप की बात की जा रही है? तो ये कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है आप लोगों को ये बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये बेसिकली ऐसा नहीं कि हमारे देश से रिलेटेड ओनली यहाँ पर बात की जाएगी, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं इंडियन ओशन के अंदर में, उनके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि इंडियन पोर्ट एसोसिएशन के द्वारा साइन किया गया MOU रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जिसके चलते सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी जो है वो सेटअप किया जाएगा। अब सोचो आप लोग यहाँ पर कि ओनली हमारे देश के लिए नहीं है, ये बेसिकली आसपास वाले एरिया के जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो फिर कहाँ पर ऐसा सेंटर हो सकता है? तो कॉमन सेंस क्या कहती है फिर?
तो यहाँ पर कॉमन सेंस कहती है कि वो न्यू दिल्ली के अंदर होगा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि दूसरी कंट्री के लिए भी हो तो वो हम लोग सेंटर में बेसिकली उसको लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है FIDE, ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की, जो आप लोगों को देखने को मिलेगी अब अप्रैल और मई के महीने में। ठीक है, तो कहाँ पर ये खेली जाएगी, तो ये कजाकिस्तान के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो पता है कौन सी है, अस्थाना। ठीक है, तो मुन्ना भाई MBBS में अस्थाना ही था ना, वो डॉक्टर अस्थाना तो वहाँ पर आप लोगों को बेसिकली चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये देखते हैं क्या हमारे देश की परफॉर्मेंस रहती है, पर हाँ थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को रहेगा तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। इसका आंसर है परमवीर चक्र के नाम पर यहाँ पर नाम रखे गए। और आप लोगों को याद होगा टेलीग्राम पर पूरा डिटेल में पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है ताकि माइंड में कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो यार, टेलीग्राम से बहुत सारे फायदे आप लोगों को हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी अगर उसका पार्ट रहोगे तो। आप लोग कभी कभी वीडियो में कोई लेट हो जाता है, कभी आवाज़ नहीं आ रही, फिर से वीडियो लेकर आनी है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो टेलीग्राम पे आसान रहता है आप लोगों के साथ में कनेक्ट होना। ठीक है, आगे बात करें। और सबसे बड़ी बात और टेलीग्राम के बारे में, आप लोग, एक बच्चा कह रहा है कि सर कई बार पता नहीं चलता क्या पोस्ट कर देते हो, तो टेलीग्राम को पिन कर लिया करो ना ऊपर ही। ठीक है, पिन कर लो, उसमें लगभग 4-5 चीज़ें पिन कर सकते हो आप लोग वहाँ पर, 4-5 चैनल। तो जो भी आप लोगों को लगता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उनको पिन करके रख लो ऊपर, बाकी के नीचे क्या होता रहेगा उसको पता ही नहीं रहेगा, आप लोगों को चलती रहेगी दुनियादारी। ठीक है, इसका आंसर सी है। छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आइलैंड भी आप लोगों का कवर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे वोकैबुलरी के बारे में। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूँ, अच्छे से अंग्रेजी सीखेंगे और इन अंग्रेजी शब्दों को आप लोग इस्तेमाल भी करना। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने अंग्रेजी शब्द जो है वो इस्तेमाल करने स्टार्ट किए, मेरी मम्मी ने मेरी पिटाई कर दी, कह रही बनाऊँ तुझे अभी अंग्रेज तो ये यार देखो कोई बात नहीं, तो आंटी जी को भी कुछ शब्द सिखा दो ताकि वो भी जो है अच्छे से तुम्हारे साथ फिर बातें कर सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, तो इंडिया की जगह भारत शब्द भी यूज़ कर लेना बीच में NDS CDS SSC बैंकिंग में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम सिनोनिम्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर पहला जो शब्द है ये है मस्टर। मस्टर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली संग्रह करना, चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, असेंबल करना। ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर असेंबल करना, कलेक्ट करना, चीज़ों को एक जगह रखना। बाकी डिस्ट्रॉय कर देना, फेंक देना इधर उधर, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है यह है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब क्या होता है, भाई साहब पुरानी ढर्रे पर चल रहा है, चीज़ें को चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी कि लड़कियां जो हैं वो आर्मी में नहीं जाएगी, तो ये स्टीरियोटाइप हो गया। ठीक है, लड़कियां जो है वो ट्रक नहीं चला सकती, लड़कियां ट्रेन नहीं चला सकती। भाई साहब लड़कियां दुनिया चला रही हैं, तुम ट्रक ट्रेन की बात कर रहे हो, अपनी खुद की प्रेसिडेंट जो है वो एक लड़की है, औरत है मतलब। ठीक है, तो समझ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप चीज़ों से ऊपर हटकर हम लोग चीज़ों को सोचें। उन्हें कहते हैं किसी चीज़ के बारे में पहले से ही थॉट बना लेना कि ये ऐसा ही होगा, तो उसको ऐसे ना देखकर हम लोग बोले कि यार ये ऐसा भी तो हो सकता है। लेक्चर आ गया कि कोई बोले कि यार वाओ आज के लेक्चर में बड़ा मजा आएगा, एक बोले कि यार लेक्चर ना बोरिंग ही होते, पढ़ाई बोरिंग ही होती है। जिसने सोच लिया पढ़ाई बोरिंग ही होती है उसका तो मतलब मैं क्या खुद जो धरती पर भगवान आकर पढ़ाएंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से फिक्स्ड है किसी चीज़ को लेकर, उसी को लेकर चल रहे हैं, तो ये आप लोग बोल सकते हैं कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो गई है। ठीक है, इवेंटफुल यानी कि घटना, एक तरीके से घटने वाला, कोई एक तरीके से ना कोई मेमोरेबल, कोई सिग्निफिकेंस, ऐसी कोई चीज़ जो कि याद रख सकें कि एक तरीके से मार्क बाय इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इवेंट, जिसको आप लोग याद रखो। आप लोगों को याद होगा कभी किसी इंसान से पहली बार मिले, किसी लड़का और लड़की से डेट पर गए पहली बार, जिंदगी भर उसको याद रखोगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट टाइम आप लोग याद रखते हो कि हाँ जिंदगी में यार पहला सिलेक्शन, पहला कहीं पर टॉप किया है, पहली कोई ट्रॉफी मिली है, नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है यार, है कि नहीं मुझे अभी भी याद है मेरा सबसे जो बेस्ट रिजल्ट था वो 10th का रिजल्ट था मेरा। ठीक है, वो मतलब कभी नहीं भूलता हूँ मैं, एकदम जैसे नाम भी लेना अभी तो पूरा पिक्चर सामने आ जाती है, तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये एक तरीके से इससे रिलेटेड हो गए एंटोनिम सिनोनिम्स। तो देखिए इनके ऊपर ना जब तक आप लोग इनको सेंटेंस फॉर्म करोगे और इसी के साथ में आप लोग उसके साथ में कोई फीलिंग अटैच कर लोगे तो शब्द कभी भूलोगे नहीं फिर। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पर ये है लैकेडिसिकल। तो लैकेडिसिकल का मतलब होता है एक तरीके से आधा अधूरा, यानी कि इंथुजियाज्म न होना। इंथुजियाज्म, जैसे इंथुजियाज्म में भी आप लोगों को IAS देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंथुजियाज्म रखिए अगर IAS बनना है तो लैक नहीं होना चाहिए, फुल होना चाहिए इंथुजियाज्म। तो ये बोल की जा रही है कि भाई एक तरीके से अनइंथुजियास्टिक, यानी कि ठीक है यार कर लेते हैं पढ़ाई, जब इसी से IAS बनते हैं तो पढ़ ही लेते हैं। भाई साहब ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, लग के पढ़ो ढंग से, एक तरीके से इंथुजियाज्म के साथ में पढ़ो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ लिकाड़ कर फेंकना है। ठीक है, वो वाली बातें होनी चाहिए। रिटेलिएशन,
यूएसए ने रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, यूक्रेन ने रिटेलिएशन कर दिया, भले ही कोई और दे रहा हो पीछे बॉम्ब बम्बार्डमेंट, ठीक है, पर रिटेलिएशन तो हो रहा है ना पूरे का पूरा। तो रिवेंज लेने वाली बात यहाँ पर होती है, अटैक करना होता है, ठीक है। दूसरी साइड में मर्सी, हम दया हैं, हम दया करने वाले इंसान है, ठीक है। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, चाइना ने अटैक कर दिया, चलो कोई नहीं, चलता रहता है। अब करके दिखाओ भाई साहब, उखाड़ के फेंक देंगे इन्हें, घलक में हाथ डालकर कलेजा खींच लेंगे आराम को कहे वो दिन माफ़ करने वाले, अब न करने वाले हैं माफ़, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। एसएलवी कमांडो यहाँ पर केडीएस न्यूज़ के द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए, और अक्सर देखा है कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं बहुत ही प्यारे आंसर लिखते हैं, मज़ा आता है मतलब उनके आंसर देखकर। कई सारी चीज़ें तो मुझे जानने को मिलती है, अच्छा ये भी चीज़ें थी यहाँ पर, तो इसलिए अच्छे से पार्टिसिपेट किया करो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जो आप लोगों से पूछा था, इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इजिप्ट के प्रेसिडेंट हमारे देश में एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर भी आप लोगों को देखने को मिले यहाँ पर, तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो मिलिट्री का एक कंसाइनमेंट, एक तरीके से कंटिजेंट भी आप लोगों को देश के अंदर में देखने को मिला, एक सैन्य टुकड़ी जो कि हमारी परेड में पार्टिसिपेट किया, और पहली बार ऐसा यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, तो कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, नाम यहाँ पे लिखा ही नहीं हो रहा, नाम तो आप लोगों को पता है ना, भूल तो नहीं गए अभी 2 दिन पहले वो इंसान अभी घर गया नहीं है, पता चला नाम भूल गए, ऐसे नहीं करना भैया, ठीक है। तो ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ओके। जिंदगी में ना यार कई बार आप लोगों को ऐसा दिखेगा जिंदगी बर्बाद हो गई है बिल्कुल, पर लेकिन आप लोग अगर उसके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट निकाल कर लेकर आओगे तो आप लोग जिंदगी को फिर से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर पामित श्रीवास्तव है, इनके द्वारा अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर की गई है। 2015-16 से ये एसएलवी फैमिली के साथ में कनेक्टेड है, कभी एक तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा। तो लंबे समय से कनेक्टेड थे, बीच में छोटा, क्योंकि बहुत सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो उसी के बारे में इनके द्वारा यहाँ पर बातें बताई गई हैं। जिंदगी में ऐसी बुरी बुरी कंडीशन आती है यार इंसान को कि पढ़कर सुनकर जब आप लोग मैसेज करते हो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, तो मतलब कई बार मैं अंदर से एक तरीके से ना एक ऐसा हो जाता हूँ कि मतलब क्या ही है, मतलब इंसान के साथ में क्या क्या कर दिया भगवान ने। तो मुझे वो गाना याद आ जाता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। इनके फादर साहब जो है इनको छोड़कर गए लगभग 7 महीने पहले। इसी के साथ में इनकी बच्ची थी, तो इनकी वाइफ जो है आई थिंक इनसे अलग हो गई, तो बच्ची और वाइफ जो है इनसे अलग हो गई। ये इतने डिप्रेशन में गए कि सुसाइड कमिट करने का मन किया। वेट जो है घटकर उल्टी सीधी हरकतों में इंसान पड़ जाता है, लगभग 40 करीब आ गया। बॉडी अपनी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर ली, क्योंकि आप लोगों को पता है जब इंसान फ्रस्ट्रेशन होता है कैसी कैसी आदतें लग जाती हैं। तो उसके बाद में फिर यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन थी माइंड में, और ऐसा नहीं कि कुछ कर नहीं रहे थे। एक चैनल भी ये चला रहे थे जिसमें लगभग 97,000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद में वो लगभग 100K के टच करने वाले थे, पर लेकिन उसको भी छोड़ छाड़ कर ये बैठ गए। इतनी मेहनत करके इंसान जो है यहाँ तक आया, और उसके बाद में जो भी सिचुएशन है यार, हर एक इंसान की लाइफ अलग अलग है, पर लेकिन उसके बाद जो अच्छी चीज़ें लगी मुझे, अब फिर से ये बैक टू द पवेलियन आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को फिर से एक पैटर्न में लेकर आ रहे हैं। लगभग वेट जो है अब इनका 65 kg हो गया है। अब ये तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से, और बीपीएससी में लगे हुए हैं। तो इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है यहाँ पर। तो मैं चाहता हूँ कि यार एक तरीके से हर एक इंसान जो है इनकी तरीके से अपने आप को रिकवर करने के जोन में रखे। आसान नहीं है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, पर लेकिन अगर रेगुलरली आप लोग अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में रखेंगे, फालतू की चीज़ों से अपना डिजन अपने आप को डिस्टेंस पर रखेंगे, तो ये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। बस आप लोग को एक एक कदम डेली चलना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको देख पाओगे। दूसरे यहाँ पर ये तो एक इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे लगा, कह रहे हैं कि सर थोड़ा तो रहम कर लो। मैंने कहा क्या रहम कर लो यार। कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हो। मेरे दोस्त, इस लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाती है, और मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। टेलीग्राम पर जाओ, देखो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग इसको जाकर देख सकते हो। आंसर राइटिंग ग्रुप में जाओ तो आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे रेगुलरली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप लोग एक दूसरे से सीख सकते हो, एक दूसरे का आंसर पढ़ के आप लोग चीज़ों को जान सकते हो। इसी के साथ में एसएलवी पीडीएफ पर तो एक बच्चा कह रहा है सर मौज कर दी, भाई बैठे मौज कर दी यार मौज वो आप लोगों के लिए ही की जा रही है, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रहती हैं। यहाँ पर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, कह रहे हैं सर हिस्ट्री में काफ़ी मज़ा आता है जब हिस्ट्री की चीज़ें शेयर करते हो, तो अच्छे से एंजॉय करो यार। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग चीज़ों को, पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल सको, ठीक है। बाकी यार हिंदी इंग्लिश से पीडीएफ तो कर दी, मतलब और क्या चाहिए, थोड़ा तो रहम कर लो, आप मेरे ऊपर रहम कर लो फीडबैक ज़रूर दें,
फीडबैक जरूर देना लेक्चर कैसा लगा। बाकी मेरे साथ में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हो, और लगे कि ये लेक्चर फ़ायदा पहुंचा रहा है तो दूसरों के साथ में जरूर शेयर करना ताकि उनको भी ये फ़ायदा पहुंचाए, क्योंकि प्यार जो है बांटने से बढ़ता है और पढ़ाई तो एक ऐसी चीज़ है यार वो बांटने से हमेशा बढ़ती है। आसपास सफाई रखो, पानी और पेड़ पौधों को सेव करो, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। एंजॉय करो। ओके।